इंटीग्रल डीएम बाय अपॉन इंटीग्रल डीएम, कुछ याद है? y क्या होता था? y इज द y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ डीएम। अब ये डीएम मास हमेशा पॉइंट मास हो ऐसा जरूरी? यहाँ पे डीएम मास कौन है? कौन है यहाँ पे? डीएम मास कौन है? रिंग। अगर यहाँ पे रिंग आधी रिंग है तो इस डीएम को तो लिखें पहले। क्या डीएम लिखा जाएगा 2m बाई पाई आर स्क्वायर इंटू, अरे यार हाँ ना बोल, 2m बाई पाई आर स्क्वायर इंटू, तुम लोग बोलोगे कितना? क्या ये लेंथ पाई आर है? जब सिग्मा इंटू एरिया लिखोगे तो अंदर का एरिया ये शेडेड रीजन का, शेडेड रीजन को चपटा कर लो तो उसकी लेंथ हुई पाई आर। कितनी हुई? छोटा आर बड़ा आर, छोटा आर बड़ा आर, पाई आर डी आर। अरे आवाज नहीं है यार, पक्की बात। तो भाई साहब ध्यान से सुनिए, अब खुद से आने चाहिए, मैं बता रहा हूं एक बार, दोबारा बार बार नहीं बताऊंगा इस तरह की चीजें। 2m आर स्क्वायर पाई आर डी आर, ये डीएम हुआ। ये जो डीएम मास है इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे? 2r बाई पाई। इस 2r बाई पाई में आर क्या है? अब यहां रख, डीएम के लिए कितनी बताना जरा? 2m बाई आर स्क्वायर आर डी आर इंटू 2r बाई पाई। पहले तो सही लिखा है क्या? बाई इंटीग्रेशन 2m बाई आर स्क्वायर आर डी आर। लिमिट बोल, लिमिट बोल, 0 टू आर, 0 टू आर। 2m आर स्क्वायर ने 2m आर स्क्वायर को, क्योंकि कांस्टेंट है बाहर आएंगे, कोई बुराई। इधर आप ध्यान देखो तो 2 बाई पाई कॉमन आ गया, देखना कुछ गड़बड़ नहीं करूं। 2 बाई पाई कॉमन आ गया, ऊपर बचा आर स्क्वायर डी आर, यानी कि आर क्यूब बाई 3, और नीचे कितना आया? आर स्क्वायर बाई 2। आंसर आया 4r बाई 3 पाई। मुझे लगा ही तुम्हें आया। क्या हाफ डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 4r बाई 3 पाई होता है? तो वही तो बोला यार, एक तो ये बहुत साल बाकी सब बेचो, मैं भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा के आया हूं, फिर साल तुम्हारा सेंटर मास घुस गया एकदम। यार देख, और सब एक जैसे होते हैं, बल्कि मैं तो कहता हूं तुम्हें पैरेलल में वो भी पढ़ाता हूं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया साथ। इधर ये साल रहने दे बेटा, फिर मैं ही खुश होऊंगा मैंने सब पढ़ा दिया। पहले जो बोला चमका यार, आवाज नहीं, हाँ ना बोल, कोई बुराई। अगर मैं कहीं भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोल दूं तो समझ जाए। अरे एक मिनट, हाँ कुछ पूछ रही है, क्या करा? इसको इधर से लिया और छोटा सा ट्रायंगल, इसका थीटा टेंड्स टू 0, और ट्रायंगल का सेंटर ऑफ मास होगा सेंट्रॉइड पे, मतलब वन ऑफ वेरी स्मॉल थीटा, ट्रायंगल टेंड्स टू अ स्ट्रेट लाइन, तो उसका सेंटर ऑफ मास होगा 2r बाई 3 पे सेंटर से। सबका सेंटर ऑफ मास ले लेके यूनिट बनेगा, इसका रेडियस 2r बाई 3। बाहर बताइए मुझे एक बार। हाँ, अरे आया नहीं आया, कुछ बता रही हो, अच्छा होगा तो बता दूंगा। इधर देख, 4r बाई 3 पाई, कोई बुराई? अरे भैया हाँ ना बोल, सिंपल मेथड है, स्टैंडर्ड है, बिल्कुल ऐसे कैसे अपन मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बिल्कुल ऐसी पूरी रिंग ले लेंगे तो अपना आंसर आएगा mr स्क्वायर बाई 2। कितना आएगा? क्या तुम लोग सो मत, जल्दी लिख करो, हाँ ना बोल। आज का कोई लेक्चर ऐसा कोई क्रांतिकारी नहीं, उसे सब घिसना है ढंग से, बस घिस लो जल्दी से। ये घिस लिया, जल्दी घिसो, चलो बिना देखे, नेक्स्ट लिखो, जल्दी करो, नेक्स्ट लिखो। हॉलो हेमिस्फीयर, नेक्स्ट लिखो। पहली बात, कुछ चीजें हम लोग को सीखनी है। हमने बोला रॉड को तोड़ने का तरीका x पे जाके dx, लास्ट टाइम कराया। रॉड को कैसे तोड़ा जाता है? x पे जाके dx। अच्छा रिंग को थीटा पे जाके डी थीटा। अच्छा डिस्क को r पे जाके डी आर। होलोस्फीयर को कैसे तोड़ा जाएगा? अरे होलोस्फीयर को कैसे तोड़ा जाएगा? बोलना पड़ेगा। होलोस्फीयर को कैसे तोड़ा जाएगा? होलोस्फीयर को कैसे तोड़ा जाएगा? बोलना पड़ेगा। होलोस्फीयर को कैसे तोड़ा जाएगा? होलोस्फीयर को कैसे तोड़ा जाएगा? मैं बताता हूं, आता है तो अच्छी बात, बहुत बढ़िया। होलोस्फीयर
मैं बिल्कुल फील के साथ बताता हूं, पहली बार बता रहा था, सुन। अरे वैसे अगर आपको आता है शांति बनाए रखो, ताकि जिनको नहीं आता उन्हें मैं सिखा सकूं। आता है बहुत बढ़िया, मुंह बंद रख थोड़ी देर, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। जिसको नहीं आता वो एक बार वीक रहेगा, सब वीक रह जाना एकदम। तो वही तो है। अच्छा ठीक है ना यार, क्या बावड़े हो क्या बिल्कुल ही यार। इन्हें साला हेमिस्फीयर इसी तो कहते हैं, और कैसे कहते हैं। हाँ रफ कर दिया मरे इसलिए। इधर देख, फॉलो हेमिस्फीयर। तुम ऐसे करोगे मैं भाग जाऊंगा वैसे बता रहा। थीटा पे जाके D3, ध्यान सुनो, थीटा पे जाके D3 का एलिमेंट है, बिल्कुल फील के साथ सुने। थीटा पे जाके D3, ये मोटाई कितनी RD। अच्छा मुझे पहले एक चीज बताओ आप लोग, मान लो इसका टोटल मास M है, कितना है? रो सिग्मा लेमडा, रो सिग्मा लेमडा। अच्छा सिग्मा बोलना तो जरा, क्या जो भी सरफेशियल चीज आती है उन सबके लिए क्या सिग्मा लिया जाता है? क्या लिया जाता है? सिग्मा। सबने बोला ठीक, मैंने ये बोला ठीक। सिग्मा की वैल्यू बोले सब लोग, सिग्मा की वैल्यू बोले सब लोग, m बाई क्या 2 पाई r स्क्वायर, m बाई, यार आवाज नहीं, m बाई कोई बुराई, m बाई 2 पाई r स्क्वायर। सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक। r थीटा, इधर देख, r डी थीटा, थीटा डी थीटा, छोटा सा एलिमेंट लिया है ऐसे, इस एलिमेंट को पूरा ऐसे घुमाया, पूरी रिंग बनी आधी, आधी पूरी, आधी पूरी, भले हेमिस्फीयर है बट बनी कैसी रिंग है? बोलो क्लियर? इसका टॉप व्यू देखो, तो रिंग कैसे दिखाई देगी? देख लाइक दिस। उतानी जल्दबाजी मत करो, खुद करना। फिर ये जो रिंग बनी ऊपर से ऐसे दिखेगी, बोलो थीटा पे जाके ऐसे पूरा, मान लो बोला तो थीटा पे जाके पूरा घुमा, तो क्या बना पूरा ऐसे? रिंग बनी नहीं बनी यार, पूरी मस्त शानदार रिंग बनी एकदम। जो पूरी शानदार रिंग बनी उसका रेडियस कितना बता ना? आर पक्की बात। अच्छा इस रिंग का सेंटर ऑफ मास कहाँ है? यहां पे। अगर मैं बोल, ध्यान सुन प्लीज, ये एक्स और ये वाई, वी कैन से दैट फ्रॉम सिमेट्री सेंटर ऑफ मास लाई ऑन वाई, सेंटर ऑफ मास लाई ऑन, इट इज वेरी मच क्लियर, सेंटर ऑफ मास लाइज ऑन। प्लीज धीरे धीरे सुन लो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया टाइम अपने आप तेज हो जाऊंगा, इसलिए ध्यान सुन लो बस एक बार। डीएम और वाई तो मैंने ऊपर ले, ये जो रियलिटी में जो डीएम है, इसके सेंटर ऑफ मास का अगर मैं बात करूं तो डीएम मास जो आपका ऐसे बना, ये डीएम, ये रहा, इसके कोऑर्डिनेट सिस्टम हुआ 0, r sin थीटा, cos थीटा sin थीटा, sin थीटा हुआ ना यार? हाँ ना बोल। तो इसका जो डीएम वाई में y है वो r sin थीटा है, डीएम वाई में जो y है वो। अच्छा ये जो रिंग बनी, इस रिंग का डीएम मास कितना? मास, डीएम मास मतलब सिग्मा इनटू एरिया ऑफ दिस रिंग या शेडेड रीजन। अच्छा व्हाट इज द एरिया ऑफ शेडेड रीजन? इसको काट के चपटा करो, लंबाई कितनी? काट के चपटा करो, लंबाई कितनी? कितना? 2 पाई r cos थीटा। और मोटाई, मोटाई, अरे मोटाई, मोटाई, आवाज नहीं है, कितनी? m cos थीटा डी थीटा। m कुछ गड़बड़ तो नहीं करी मैंने? पूरी रिंग बनी m cos थीटा, गड़बड़ तो नहीं करा? कुछ देना, कैलकुलेशन ध्यान देना एकदम। m cos थीटा कैलकुलेशन आपको ध्यान देनी, आंसर मैच नहीं करेंगे क्योंकि आंसर तो अपन सबको याद है। अरे हाँ ना बोले यार, बोल ध्यान से देखेंगे एकदम। m cos थीटा डी थीटा, डीएम, ये डीएम मास के सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट क्या है? ये। अब सारे डीएम कैसे? अगर x 0 तो x तो 0, ये बचा कौन? तो y COM क्या लिखा जाएगा? इंटीग्रल डीएम वाई। डीएम कितना? m बाई, कुछ भी नहीं, m बाई m cos थीटा डी थीटा r sin थीटा बाई। कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहा? अरे भैया हाँ ना बोल, एकदम पक्का। m cos थीटा, नहीं कुछ गड़बड़ करी मैंने? अरे सब सही कर रहा हूं क्या?
हालांकि नीचे को लिखने की जरूरत क्यों नहीं है बताना? नहीं आया, वो एम ही रह जाएगा ना, टोटल मास ही तो आता है नीचे, तो इसको इंटीग्रेशन, अबे इसे इंटीग्रेट करेगा तो वही है। हाँ ना बोल, नीचे इंटीग्रल डीएम में टोटल मास ही तो लिखना है, इसे उसे बार बार करने की जरूरत। खैर ये बात हो गई। अब मैं आपसे पूछूं एम कॉस थीटा डी थीटा आर साइन थीटा, लिमिट बोल। 0 से π/2 पाई, π/2 पाई, π/2 पाई, π/2 पाई, π/2 पाई, 0 से π/2। जब आप इधर पूरा नहीं लेंगे रिंग की तरह, जब आप इधर थीटा ले रहे हो तो इधर का ऑटोमेटिकली कवर हो रहा है, जब आप इधर थीटा ले रहे हो तो इधर का बोल हो रहा है नहीं हो रहा। इसे लिमिट 0 to π/2 की पाई, π/2 की पाई, तो लिमिट लगाएगा 0 to π/2, तो ये तो एम हो गया। तो हमने एम को बचा कितना बताना मेरे को? आर साइन 2 थीटा बाई 2 इंटीग्रल 0 to π/2। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मैं अकेला ही सीखा? आया नहीं आया? कितना आया आंसर? कितना आया? कितना? क्या होल स्क्वायर का r/2 ही होता है? 3r/8 किसका होता है? बोल चमका। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। अब साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन कितना? माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, पर कॉस 2 थीटा में लिमिट डालोगे 0 to π/2 तो ऊपर भी आ जाएगा 2 और नीचे भी आ जाएगा 2। बोल हाँ कि ना? तो कुल मिला के आंसर आएगा r/2। नहीं आया? आया नहीं आया? फुल अकल के साथ ये प्रूफ आपको आना चाहिए, इट्स स्टैंडर्ड। हाँ, सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर, सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर, आंसर है 3r/8। मैं बता रहा हूं, आ गया बहुत बढ़िया बात, जिनसे नहीं हुआ ध्यान सुने। एक तरीके से बताऊं, 2 से यार सुने यार, अगर अपन बहुत ध्यान देंगे तो अपन सॉलिड हेमिस्फीयर लिया अपन ने, क्या लिया? अच्छा मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, वो जो सवाल था ना जो आपने अभी अभी करा, जिसे आप बोलते हो हॉलो हेमिस्फीयर, उसको ऐसे क्यों नहीं कर सकते थे? या ऐसे करने से आंसर आएगा नहीं आएगा? y पे जाके dy, y पे जाके dy का एक एलिमेंट लू तो रिंग बन जाएगी। क्या बन जाएगी? रिंग। एक मिनट पहले यार बात मत करो, सुन लो आप, मार खाओगे। और नहीं पढ़ा तो बोल रहे नहीं पढ़ाता, मैं आगे बढ़ जाता हूं। यार सॉलिड स्फीयर, कौन सा स्फीयर? सॉलिड स्फीयर को का सेंटर मास निकालने का तरीका, बेस्ट सॉल्यूशन तो अपन ऐसा करते हैं, क्यों ना अपन y पे जाके dy या r पे जाके dr का क्या बनाए? सेंटर ऑफ मास क्या बनाए? हॉलो हेमिस्फीयर क्या बनाए? अच्छा, अगर टोटल मास m है, रेडियस r है, क्या लें? लेमडा सिग्मा रो, लेमडा सिग्मा रो। तो भाई साहब रो ले लेते हैं, सबने बोला ठीक, मैंने ही बोला ठीक। रो के लिए बोल m/2/3 πr³, यस और नो? तो ऊपर चला गया 3, तो 3m/2 πr³। सही की गलत? 3m/2 πr³, सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक। बहुत बढ़िया साहब, ये आपका आर, ये आपका डी आर, ऐसे अपनी कहानी चली। जब मैंने इस हॉलो हेमिस्फीयर को देखा, मुझे एक सिंपल सी बात समझ में आई कि इस हॉलो हेमिस्फीयर का जो सेंटर ऑफ मास है वो तो अभी अभी सीखा r/2 पे है। मान लो इस हॉलो हेमिस्फीयर को जब देखें और इसका मास dm लिखे, बोलो dm क्या लिखूं? 3m/2 πr³ इनटू ये एरिया, हॉलो हेमिस्फीयर का, शेडेड का वॉल्यूम बोलो। रो को किस चीज से मल्टीप्लाई करोगे? वॉल्यूम। तो शेडेड रीजन की वॉल्यूम बोलो। इसको ऐसे चपटा कर लो, इसको ऐसे
चपटा कर लोगे तो ये जो एरिया होगा ये कितना होगा 2 पाई आर स्क्वायर, और मोटाई कितनी डी आर कितनी होगी। तो ध्यान देखो गड़बड़ नहीं करूं, तो लिखा गया 3m/2 पाई आर क्यूब इंटू 2 पाई, देखना गड़बड़ नहीं करूं, 2 पाई आर स्क्वायर डी आर। बोल सही गलत, पाई ने पाई को मार दिया, 2 ने 2 को मार दिया, आर ने आर को नहीं मारा। अरे यार हाँ ना बोल, ये आपका डीएम है। इस डीएम के सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट क्या है 0, 0, तो क्या सिर्फ y कोऑर्डिनेट ही आएगा। अरे अभी भी निकाला यार, अरे अभी भी निकाला, हाँ ना बोल, कोई बुराई। 0, r/2 देख 0, r/2 तो लिखा गया इंटीग्रल डीएम, इंटीग्रल डीएम की वैल्यू कितनी 3m/r³ r स्क्वायर डी आर r/2/m। डायरेक्ट m लिख दूं क्या, क्यों 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 यार, नीचे होता तो m ही है। इस m ने m को देख r स्क्वायर, ये 2 नीचे आ गया तो 3/2 r³, उधर कितना बचा r³, तो बचा r की पावर 4। लिमिट कहां से कहां तक पहले तो बोल, कहां से कहां तक। तो जो आपको YCOM आया वो कितना आया बताना जरा, ये 3r/8 देख, ये r³ हो जाएगा, r³ का इंटीग्रेशन कितना r की पावर 4/4, वो r³ से r की पावर 4 मर जाएगा, बचेगा r, नीचे आएगा 4 और पहले का 2, कितना क्या आंसर आया 3r/8। मतलब जो हमने करा वो बिल्कुल सही है। नहीं आया, आया नहीं आया, हाँ ना बोलो, कोई बुराई। इधर सुन, 3r/8, इसको एक और तरीके से करा जा सकता है। क्या तरीका है वो, डिस्क मान के। आप लोग पहले प्रूव करें डिस्क मान के, कैसे मैं आपको बताता हूं। देख, ऐसे आपने लिया, आप क्या करो, y पे जाके dy की एक क्या बना लो, डिस्क, क्या बना लो, एक डिस्क। इस डिस्क का सेंटर ऑफ मास का है y पे। इस डिस्क का जो डीएम मास है, वो डिस्क का सेंटर मास तो सेंटर पे हुआ ना, सेंटर कहां पे 0, y 0, इससे प्रूव करो पहले सब लोग 3r/8। इस तरीके से प्रूव करो, देखा तुम कर पाते हो क्या। आंसर ये है ना, एक तरीका मैं बता चुका हूं, दूसरा तरीका का मेथड भी आपके सामने। प्रूव इट 3r/8। हाँ ट्राई कर रहे हो, मेरे हिसाब से इससे आंसर आना चाहिए। ढंग से करोगे आएगा, ढंग से करोगे आएगा। y पे जाके dy की डिस्क ली, इस डिस्क का रेडियस कितना है बताना, √r² माइनस यार आवाज नहीं, r² डल रेस्पॉन्स। बोलो क्लियर। तो ये जो डिस्क है, इस डिस्क का सेंटर ऑफ मास का है, इसका जो डीएम लिखा जाएगा उसका सेंटर ऑफ मास तो क्या 0, y पे होगा। कहां पे होगा, अच्छा इसका रो तो उतना ही है 3m/2 पाई r³। तो डीएम मास कितना लिखूं जल्दी बोल, 3m/2 पाई, यार डल रेस्पॉन्स आ रहा है, 2 पाई r³ इंटू वॉल्यूम ऑफ दिस डिस्क, क्या एरिया ऑफ द डिस्क इंटू मोटाई dy, इंटू मोटाई dy, इंटू मोटाई dy। नहीं सोने लगते तुम लोग। तो 3m/2 पाई r³, 3m/ इंटू पाई r² माइनस y²। ज्यादा हो गई थोड़ी, हमें सांस भी लूंगा तो तुम्हें आवाज आएगी, सांसों को सांसों। 3/2 पाई इंटू पाई, ये क्या लिखा है, इंटू एरिया इंटू dy। बोल सही है क्या, पाई ने पाई को, ये डीएम है क्या, ये
अच्छा इस डीएम का सेंटर ऑफ मास कहां पे? वाई तो लिखा जाएगा, अच्छा इंटीग्रल डीएम वाई अपॉन एम, वो तो एम ही है, वो तो बार बार इंटीग्रेट करने की जरूरत, वो वही आएगा, है ना? तो 3m/2 r² माइनस y² y dy/m डिचुम डिचुम y से कहां r3, हाँ 2r3, लिमिट कहां से कहां तक? 0 से r। अब सॉल्व करो, आंसर आ रहा है क्या? अरे 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 देखो तो, अरे आया क्या? अरे आवाज नहीं आ रही हमारी? बोल आया नहीं आया 3r/8। अब पहली बात मैं थोड़ी सी चर्चा कर देता हूं, इसके बाद इसमें कोई चर्चा नहीं होगी, जो मैं बोल रहा हूं वो आपको याद रखना है, क्योंकि बच्चे कई बार आते हैं, अच्छे बच्चे सर ऐसे नहीं कर सकते या वैसे नहीं कर सकते, अभी पूछ रहे ऐसे नहीं कर सकते वैसे नहीं कर सकते। अगर मैं इसमें ऐसे लिया तो आंसर आएगा। यही सवाल मैं होलो स्फीयर में रिंग में करता, वाई पे जाके डीवाई की रिंग लेते, क्या लेते? तो आंसर नहीं आता, तो आंसर नहीं आता। असलियत में एलिमेंट लेने के तरीके हैं। आपने जब वाई पे जाके डीवाई का एलिमेंट लिया ना, कहा पहले तो तुम्हें ये चमका, बोलो चमका। अच्छा मैं आपसे और बोलता हूं, जैसे कई बच्चे मेरे पास आते हैं फिर बोलते हैं, इसी में पूछता हूं फिर उस पर बताता हूं, सुनना है सिर्फ, उतारना कुछ नहीं है, कि सर मैं तो ऐसे करूंगा, थीटा पे जाके डी थीटा की एक रिंग ले लो, जिसकी रिंग बनेगी डिस्क, उसकी मोटाई कितनी हो जाएगी? इससे करोगे आंसर नहीं आएगा। ऐसे आर डी थीटा ले लोगे तो आंसर, क्योंकि मोटाई आर डी थीटा है कि कुछ और है, वो रिलेटिव में डिस्क ऐसे है, जो आपने डिस्क एलिमेंट कंसीडर किया है वो ऐसे है, ये आर डी थीटा है, मोटाई ये है। हालांकि इतना लंबा करने की आपको कोई जरूरत, ऐसे आर डी थीटा से करोगे तो आंसर नहीं आएगा, क्योंकि लॉजिक है उसमें, क्योंकि मोटाई आर डी थीटा है कि कुछ और है। ऐसे ही आप रिंग में करोगे, किसमें करोगे? रिंग में, मतलब होलो स्फीयर जब लेते हैं तो आपने बोला थीटा पे जाके वाई पे जाके सर मैंने डीवाई की रिंग ले ली, तो रिलेटिव में जो रिंग बनी उसकी मोटाई डीवाई या डीवाई का एक कंपोनेंट है, डीवाई का एक कंपोनेंट है। तो जब आप उसे जोड़ोगे तो बेसिकली अलग चीज जुड़ रही होगी, तो असलियत में डीवाई से आंसर आने वाला नहीं आता, क्योंकि लॉजिक है, क्योंकि असलियत में अगर मैं होलो स्फीयर लूं, सॉरी होलो हेमिस्फीयर लूं, तो होलो हेमिस्फीयर में वाई पे, तुम्हें मेरी बात विचित्र तो नहीं लग रही? मैं ये बता रहा हूं कि बच्चे के मन में जो डाउट आते हैं, सर ऐसा क्यों नहीं करते, वैसा क्यों नहीं करते, इसलिए स्टैंडर्ड बातें याद रखो कि ये सवाल तो ऐसे, ये सवाल तो ऐसे, ये सवाल तो ऐसे। रिलेटिव में एक बुक होती है पूरी, हाउ टू टेक अप्रोक्सीमेशंस एंड एलिमेंट्स, हाउ टू टेक, उसमें और भी कई चीजों का अप्रोक्सीमेट होता है, क्योंकि तुम्हारे कोर्स में डबल इंटीग्रेशन नहीं है, बाकी रियल इंटीग्रेशन जो सीखा जाता है वो सीखा जाता है जब डबल इंटीग्रेशन होते हैं, चीज एक्स के साथ भी वेरी करे, और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में जाओगे तो आपको पढ़ाया जाएगा। तो रिलेटिव में एक बुक आती है जिसे बोलते हैं हाउ टू टेक अप्रोक्सीमेशंस एंड एलिमेंट्स, उनमें सब बताया जाता है जो मैं आपको बोल रहा हूं। मैं आपको वही बता रहा हूं जो आपके काम की बात है, इसलिए आप परेशान ना हो। तो वाई पे जाके डी वाई, वाई पे जाके अगर होलो हेमिस्फीयर में ऐसा करोगे तो आपका आंसर क्यों नहीं आएगा? क्योंकि मोटाई रिंग की डी वाई, मोटाई रिंग की डी वाई, यहां देख डिस्क की मोटाई डी वाई है, जिससे आंसर आया है ना तेरा 3r/8, उसमें देख डिस्क की मोटाई क्या है, कितनी है? अच्छा फिर बच्चा कई बार बोलता है सर रियलिटी में तो डिस्क भी तो यहां पे ऐसे है, बोल है कि नहीं? तो ये एरर आप छोड़ रहे हो सर। अरे छोड़ रहा हूं, नहीं छोड़ रहा, बट दिस एरर इज 0 इफ dy is tending to 0 because number of टुकड़ास आर इनफाइनाइट। बच्चा मेरे पास आता है सर पहले तो मैंने क्या करा एक्सपेरिमेंट, आंसर आया नहीं है, पहले तो मतलब जो हमने करा है वो सही है तो प्रूव कर लेते हैं सही है। वाई पे जाके डीवाई का जो डिस्क आ रही है उसकी मोटाई रियलिटी में कितनी है? अब बच्चा कहता है सर आपने डीवाई तो ले ली बट रियलिटी में साइडों पे एक एरर है, बोल है कि नहीं? रियलिटी में वो एरर है नहीं, क्यों नहीं है पहले तो
ये बहुत छोटा है, रियलिटी में अनंत टुकड़े हैं। कितने टुकड़े हैं? अगर ये अनंत टुकड़े तो ये एरर नहीं है। हाँ, ये एरर तब गड़बड़ करता है जब, ध्यान सुन, मान लो कि आप y पे जाके dy का एक एलिमेंट लो और रिंग बना लो। अगर आपने रिंग बना ली और इसी को आपने मोटाई मान ली, तो इसको मोटाई अगर आपने मान ली तो रियलिटी में मोटाई नहीं थी। रियलिटी में मोटाई नहीं थी। क्यों? क्योंकि मोटाई रियलिटी में ये थी। अब आप बोलो सर नेग्लिजिबल एरर। अरे ब्रो, नेग्लिजिबल एरर जब इनफाइनाइट बार जुड़ेगा, कितनी बार जुड़ेगा, तो वो नेग्लिजिबल रह जाएगा, ये जरूरी। अब आप कंफ्यूज नहीं हो। मैंने आपको इतनी बातें इसलिए घुमाई सिर्फ कि मैं आपको यह एहसास करा सकूं कि आपको इसमें स्टैंडर्ड तरीकों को ही फॉलो करना है। अपना कोई नया मेथड इजाद नहीं करना है। इजाद करके तेरे को लगेगा तू सही कर रहा है, बट हो सकता है तू गलत हो। इसलिए कुछ चीजें फिक्स्ड रखे। मैंने इसलिए दो तरीके से कराया, उसको समझा रहा हूं कि किससे आंसर आएगा, किससे आंसर निकाल के देखना नहीं आएगा। जिससे मैं कह रहा हूं नहीं है, मुझे पता है वो तो कैसे आ जाएगा वो। रियलिटी में 2 मिनट में बोल दूं, फिर तुम्हारी सुन लूंगा। मैंने सिर्फ ये आपको इसलिए बताया है कि मैं आपको ये एहसास कर सकूं कि देयर आर स्टैंडर्ड मेथड्स टू टेक व्हाट एलिमेंट्स। एक स्टैंडर्ड तरीके होते हैं। आप जरा सा भी इधर उधर करोगे तो आंसर। अब उनको रखते हैं पहले। रॉड को तोड़ने का तरीका, डल रिस्पॉन्स, एक्स पे जाके डी। रिंग को तोड़ने का तरीका, थीटा पे जाके डी थीटा, थीटा पे जाके डी थीटा। डिस्क को तोड़ने का तरीका, आर पे जाके डी आर की क्या बनेगी, रिंग। बोलो क्लियर? हॉलो हेमिस्फीयर को तोड़ने का तरीका, थीटा पे जाके डी थीटा की फिर क्या बनेगी, कितनी मोटाई की, सॉलिड स्फीयर को तोड़ने का तरीका, आर पे जाके डी आर का, या तो क्या ले लो हॉलो स्फीयर, या दूसरा तरीका वाई पे जाके डी वाई की क्या ले लो, डिस्क, जो आपको इजियर लगे। वैसे मैं हमेशा इसके फेवर में रहता हूं। हाँ, रो तो कांस्टेंट ही मान रहा हूं अभी मैं। रो कहां वेरिएबल मानेंगे तब भी एलिमेंट ऐसे लेंगे, क्योंकि रो जनरली या सिग्मा तेरे लिए जो भी सवाल आएंगे उसमें वेरी कराएगा आर के साथ। किसके साथ? आर के साथ। तेरे लिए हमेशा सिमेट्रिक आ जाएगा। हम मान लो आर के साथ वेरी करा ले, तू ऐसे करें तेरे प्राण निकल आएंगे अभी। मान लो इसको रो वेरी करा दूं, क्या वेरी करा दूं? रो आर के साथ। कौन सा आर? तो कौन सा मेथड ज्यादा काम करेगा? उसने क्या बोला चमका? उसने बोला सर रो वेरी करा, तो कौन सा मेथड काम करेगा बोलो? मान लो मैं ऐसी मान लो उसने बोला याद सुन, मान लो मैं इसका रो ले लूं, रो बराबर रो नॉट आर केजी पर मीटर क्यूब। विच मेथड विल वर्क? या वो भी काम नहीं करेगा? सोच के बोलना है, करेगा नहीं करेगा? अब तुम्हारे सामने नया सवाल बनाया, अपन करते हैं मिलके, अरे यार हाँ ना बोल, करेगा नहीं करेगा? तो इसलिए वो एक एक दो बता रहा हूं आपको। इसमें क्यों काम करेगा बताना, किसी साथ वेरी कर रहा है तो इस पूरे होलो हेमिस्फीयर के लिए वो कांस्टेंट है कि अलग है? तो आप डीएम लिख पाओगे, और डीएम लिख पाओगे तो उसका सेंटर मास r/2। क्या इसमें डिस्क में कर पाओगे? डिस्क में फंस जाएंगे क्या? टफ होता हुआ लग रहा है क्या? बोल क्यों? क्या इस डिस्क में हर जगह रो सेम है कि अलग? सेम है कि अलग? सेम है कि अलग? इसलिए मैं आपको पहला मेथड में वही कराता हूं बच्चे को, क्योंकि आपके लिए आपने कभी भी आपने इतने सारे फंक्शन करे हुए होंगे, ध्यान से तो हमेशा रो या आगे आपका याद कर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, तब भी जितने भी रो के वेरिएशन आएंगे या सिग्मा के वेरिएशन वो किसके साथ आते हैं? आर कहां से? फिर से कह रहा हूं आपको बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें याद होनी, जैसे मैं बोल रहा हूं उसमें अपनी अकल लगानी। मेरे से अभी पूछ लो या बाहर पूछ लो क्लास के बाद कि सर ऐसे करूं नहीं करूं, उसमें क्या गलती, वो मैं बता दूंगा, कोई इशू नहीं है मेरे को। बट अपनी अकल मत लगाना, नहीं तो आंसर गलत कर देगा तू। जैसे मैं बोल रहा हूं रटा होना चाहिए आपको, हर जगह आएगा ये। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में आएगा अभी, फिर आपके पूरे स्टैटिक्स में आएगा, कई जगह आएगा। ग्रेविटेशन में अपन पोटेंशियल एनर्जी प्रूव करेंगे तब आएगा। वो नहीं आया नहीं आया एकदम पक्का? उतार ले जो उतारना। हाँ, तू चाहे तो फिर y पे जाके dy का कंपोनेंट लेंगे तो निकाल लेगा। हाँ बिल्कुल आ जाएगा। हाँ बिल्कुल आ जाएगा।
पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि dy मोटाई dy नहीं है, मोटाई dy का एक कंपोनेंट है। हाँ हाँ, तो तूने दोनों तरीके से एलिमेंट ले लिए तब तो फिर आएगा ही ना। तूने y पे जाके dy भी ले लिया और थीटा पे जाके तो रिलेट तो करा ना तूने। मोटाई y ली की कुछ कंपोनेंट लिया, रिंग की डिस्क की, नहीं डिस्क नहीं है तो रिंग है। तो तू हॉलो स्फीयर की बात कर रहा है कि सॉलिड की? मैं सॉलिड की बात नहीं कर रहा, ये हॉलो के लिए बनाया है मैंने। ये मैंने बोला है हॉलो में ऐसे काम नहीं करेगा। सॉलिड में तो प्रूव ही कराया ना पूरा, सॉलिड में तो हमने प्रूव ही कर दिया पूरा 3r/8। मैं बोल रहा हूं बिल्कुल सेम तरीके से अगर आप हॉलो करोगे तो आंसर, वहां पे मोटाई dy ले लोगे तो रिंग्स का आंसर। हाँ सही, फिर तो सही है ही, तो हमने प्रूव कराई है 3r/8। एक है, किसी के मन में कोई शंका? हाँ, जो मैंने पढ़ाया उसको शंका की नया है, नया सवाल बना रहा है। हाँ हाँ हाँ, तो आएगा ना, तो कहा मना कर रहा हूं? तो मैंने कहा मना करा? ज्यादा समझ आ गया? एक कंफ्यूज नहीं हो, ये मेरे लिए बहुत सारे चैप्टर्स का कॉम्बिनेशन है, इसलिए मैं बार बार नहीं बोलूंगा। आज टाइम ले लो जितना लेना है। क्या तुम्हें सारे मेथड एकदम क्रिस्टल क्लियर है? वो 3-4 चैप्टर में आएंगे, बार बार मत पूछना मेरे से, बल्कि एक अच्छे बच्चे को बाद में लगना चाहिए बार बार, और गधेड़ों लगाए बार बार। क्लैरिटी है? अरे नहीं आया यार, बिल्कुल डिट्टो सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्रूफ करेंगे, बिल्कुल डिट्टो सेम, कोई अंतर नहीं होता। बिल्कुल ये बातें दोबारा बोली जाती हैं, मैं तुम्हारे में दोबारा नहीं बोलूंगा, खटखट बोलूंगा, कर 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 कर, तू ही प्रूव करेगा। सब 3/5 2/5 mr², 2/3 mr², 3/10 mr²। क्या तब बताऊंगा? 3r/8 बोलो, क्लियर एकदम? अब लिखो सेंटर ऑफ मास ऑफ, एक मिनट। अच्छा, इसमें मैं ऐसे सवाल कराने की जरूरत है क्या मुझे? रो बराबर रो नॉट आर, बोल कर लेगा? कोई भी फंक्शन हो रो नॉट का, क्या मैं सवाल कर सकता हूं? हाँ ना बोल। अच्छा ऐसे पूछ रहा हूं, सिर्फ सुनना, अभी रुड़ो के सवाल है सब। रो बराबर रो नॉट आर, अबे क्या होगा? मेथड सब क्लियर होना चाहिए। मान लो मैं आपको बोलूं कि ऐसे इतनी जगह ही मास है, कर सकता है? इंटीग्रेट अलग कर लो बे। मैं कह रहा हूं रो भी वेरिएशन डाल दो, उनमें कोई रॉकेट साइंस, इसलिए मेथड ऐसे समझा रहा हूं। और इसलिए आपने देखा होगा तो इन सब चीजों में ज्यादा काम करती है डिस्क वाला मेथड की ये वाला, थोड़ी ज्यादा फील आती है इसमें। डिस्क वाला भी इसलिए कराता हूं, कई किताब में करा तो बच्चे बोलते हैं उससे कैसे होगा, ऐसे होता है, ले मर। बट आप किससे करोगे? आर पे जाके। ये 95% टाइम ये फ्रूटफुल रहता है, इसलिए मैं ऐसे बताता हूं। एक बात नहीं, सॉलिड स्फीयर में रो वेरिएशन कराते मुझे कोई दिक्कत? मैं कह रहा हूं आपने सिर्फ सुन, मैं आपने डिस्क ली थी, डिस्क में भी वो सिग्मा वेरी कराया था, सिग्मा बराबर सिग्मा नॉट आर। क्या तू सवाल कर सकता था? पहले तक कर सकता था, नहीं कर सकता था? कर सकता था ना। वो सब ये सब ऐसे बिल्कुल ऐसे सवाल रूडो में होगा जो मैं आपको कह रहा हूं, ऐसा ले लो। या आप कहीं टफ सवाल की बात करो तो ऐसे होंगे, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी कैलकुलेशन बढ़ने वाली है। क्या बढ़ने वाली है? परेशान होने की कोई जरूरत। नेक्स्ट लिखो सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड कोन, सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड कोन। कौन समझते हो? कौन? अरे कौन समझते हो सब लोग? अच्छा आइसक्रीम खिलाऊं तो समझ जाओगे, उससे दोनों समझ में आ जाएगी। जब आइसक्रीम खाना चालू करेंगे तो सॉलिड कोन होगी, खत्म हो जाएगी तो हॉलो हो जाएगी। क्या कहते हो यार? दोनों काम हो जाएंगे, है ना? क्या भिखारी हो। आर और एच, कोई बुराई, कोई कष्ट, मास है, मास निकालो, सेंटर ऑफ मास। कौन ले लिया? कौन 0,0 यहां ले लो। सॉलिड चाहिए, नीचे से y पे जाके dy की एक क्या ले लो, डिस्क। इस डिस्क का रेडियस कितना हो मान लो r,
तो R बाई H माइनस वाई इक्वल्स टू कैपिटल R बाई H। तो R बराबर R, सही कर रहा हूं ना मैं, 1 माइनस वाई बाई H। या H माइनस वाई, अरे सही लिखा है क्या? अच्छा इसका वॉल्यूम कितना, इसमें क्या लेंगे, रो सिग्मा लेमडा। अच्छा रो कितना होगा, इसका वॉल्यूम कितना होता है? बोल सही लिख रहा हूं क्या? हाँ। इसका डीएम मास के लिए लिखा जाएगा 3m पाई आर स्क्वायर एच इंटू वॉल्यूम ऑफ द डिस्क। वॉल्यूम ऑफ द डिस्क इज पाई आर स्क्वायर एच स्क्वायर एच माइनस वाई का होल स्क्वायर इंटू डी वाई। बोलो क्लियर? इस जिसका सेंटर ऑफ मास कितना ऊपर है? वाई 0, तो डीएम तक सबको चमका। डल रेस्पॉन्स बहुत बढ़िया, सब लोग सो लिए। बोलो डीएम मास। नहीं वो ठीक है, बोलो मतलब समझा नहीं, समझ बोलने लग गए यार, तो आइटम हो यार मुझे। आया नहीं आया? डीएम आर पाई आर स्क्वायर ने पाई आर स्क्वायर को, तो असलियत में बचा 3m बाई एच क्यूब। अच्छा जो आपका वाईसीएम का फॉर्मूला होता है, वो वाईसीएम का फॉर्मूला होता है इंटीग्रल डीएम बाई, तो 3m बाई जो कांस्टेंट है उसको बाहर लिख लेते हैं, 3m बाई एच क्यूब। मैं अकेला ही सीख रहा हूं, बहुत बढ़िया। h माइनस वाई का होल स्क्वायर इंटू डी वाई इंटू वाई बाई टोटल m। लिमिट कहां से कहां तक? 0 से h। ऊपर से अरे सही तो है, इससे h/4 आएगा। हाँ तो ठीक है ना, उसमें क्या है, 0,0 लेंगे तो इससे आ जाएगा 3। रटना पर h/4 ही होता है, 3h/4 नहीं। हाँ कोई बात नहीं, ठीक है, इट्स सेम थिंग, उसमें क्यों परेशान हो रहा है तू इतना? हाँ इसे सॉल्व करो, सॉल्व करोगे ढंग से तो आंसर आएगा h/4। यही रटना होता है रिलेटिव में, 3h/4 नहीं रटते। क्या रटते हैं? क्योंकि बेस से लेते हैं हमेशा। कहां से लेते हैं? बेस से। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड कौन आता है? h/4। हॉलो का बहुत काम नहीं आता, हालांकि सेंटर ऑफ मास सॉलिड का भी नहीं आता। कितना याद है क्या? h/3 उसका होता है, ट्राइंगुलर प्लेट। प्रूव कराऊं हॉलो का, हालांकि बहुत स्टैंडर्ड नहीं है। तो मेरे ट्रायंगुलर प्लेट का निकाल लो, फिर देखते हैं, लगेगा तो निकालते हैं। करो ट्रायंगुलर प्लेट। ट्रायंगुलर प्लेट का निकालो। अरे तो निकालने तो जब भी निकालूंगा, नहीं तो क्या पहले ही बता दूंगा क्या? मैं तुझे आता है, दूसरों को सिखाऊंगा नहीं सिखाऊंगा, बंद कर दूं सिखाना। आता है मुंह बंद रखो, मेरे को बाकी बच्चों को सिखाना है। मुझे आता है इसका क्या मतलब है? मैं बोल दूं आता है तुम्हें। क्या है? हाँ ट्रायंगल प्लेट को प्रूव करो। राइट एच ऐसे मस्त एकदम ट्रायंगुलर प्लेट ले लो और ये ए ले लो। ट्रायंगल प्लेट है, बोलो क्या लेंगे? टोटल मास m, सिग्मा रो लैम्डा, सिग्मा रो लैम्डा निकालो। बॉटम से निकालना है, यहां से निकालना है आपको आंसर। आंसर बता रहा हूं h/3 आएगा। ईमानदारी से बताओ ये h/4 कितने लोगों ने, IIT कसम कितने लोगों ने खुद से प्रूव कर लिया था? IIT कसम है,
देख, अगर मैं तेरे हवा में कर दूं ना तो मेरे बाकी 80% बच्चा गायब हो जाएगा। 15% भी बच्चा नहीं जिसने खुद ने प्रूव कर लिया। हीरोगिरी में वो उड़ाना थोड़ी बच्चों को। प्रूव करें, खुद कोशिश करें। 40% हाथ ऊपर चाहिए मुझे इसमें। अच्छा, इधर मत देखना जब तक कर नहीं लो। जो कर ले वो देखे कहीं मास्टर गलती तो नहीं कर रहा कोई। जिसने कर लिया वो देखे मास्टर को गलती नहीं करे। देखते चलना अच्छे से। बहुत बढ़िया, सही जा रहा हूं क्या? बहुत बढ़िया। सब लोग देखो अच्छे से। तुम खुद से एक्सप्रेशन लिख पाए हो क्या? अच्छे देखो, खुद से एक्सप्रेशन लिख पाए हो क्या? हीरो मत बनो बिल्कुल। याद रखना अगली बार अभी 15% हाथ है, कोई दिक्कत नहीं है। जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कराऊंगा तो 50-60% होनी चाहिए कम से कम, बल्कि ज्यादा। फिर जब इंटीग्रेशन आएंगे बिल्कुल सेम टाइप के, किसमें? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, ग्रेविटेशन में 60-60, 90%, 95% हाथ ऊपर चाहिए मुझे। इसलिए अभी अच्छे से देख लो कितना आंसर आया। h/a। पक्की बात, गड़बड़ तो नहीं कर रहे? पक्की बात, पक्की बात। क्या ऐसे हम हॉलोकोन का भी प्रूव कर सकते हैं? हालांकि वो स्टैंडर्ड नहीं होता इसलिए मैं कराता नहीं हूं बहुत ज्यादा। बाकी अपने को इतने सेंटर ऑफ मास याद होने, मेरे साथ एक बार सेंटर ऑफ मास रिवाइज करेंगे सब लोग। जो पूछूंगा याद होने चाहिए सब सेंटर ऑफ मास बिल्कुल अच्छे से। इनके बिना आपका काम चलने वाला नहीं है, बिल्कुल एकदम अच्छे से। चाहो तो एक रट्टू टेबल बना लो, या मत बनाओ, मैं बता रहा हूं क्या करूं। हाँ बोलो। हाफ रिंग, सॉलिड हेमिस्फीयर। भाई साहब सॉलिड हेमिस्फीयर, सॉलिड हेमिस्फीयर। 3R भाई याद होना, काम चलेगा। सॉलिड कौन? हाँ R भाई। सॉलिड कौन? H भाई। हाफ डिस्क 4R भाई। 4R भाई सोच लो। हाँ ना बोल। कैमरामैन अंकल, फॉलो हेमिस्फीयर, फॉलो हेमिस्फीयर। R भाई, इनके बिना सेंटर ऑफ मास में काम चलने वाला। अब आज यही हाँ ना बोल। ये देख, ऐसी घटिया सी टेक्निक बना रखी मैंने, देख लो। सिनेमा टाइम, ऋतिक रोशन, श्रीदेवी। सिनेमा टाइम, ऋतिक रोशन, श्रीदेवी। अरे ऐसे ही थोड़ा सा याद रह जाएगा तुम्हें, और कुछ नहीं। मैं खुद हाँ 2, 3 लिखते कैसे सुन ले। 2, 3 पहले क्या रखा आपने? सिनेमा टाइम, ऋतिक रोशन, श्रीदेवी। सेट बैठ रहा है। फिर गिनती लिखो 2, 3, 4, 4, 3, 2। उसके बाद कुछ नहीं बना।
π/8/3π रटना पड़ेगा। अरे क्या करूं, पर इससे याद हो जाएगा। सिनेमा टाइम, ऋतिक रोशन, श्रीदेवी। गिनती कैसे लिखनी है? 2 3 4 4 3 2। अरे यार हाँ ना बोल, पक्की बात, सारे आंसर आ गए। ये क्या है? डिस्क। ये क्या है? सॉलिड डिस्क। हॉलो हेमिस्फीयर, ट्राइंगुलर प्लेट, कोन। अरे भैया हाँ ना बोल, 2 बार लिखे याद रहेंगे। जो तुम अपन नॉर्मल रखते हो उससे बहुत आसानी से याद हो जाता है। ऐसे 2 बार लिखना जो मैं कह रहा हूं। कैसे रखना है बोल? सिनेमा टाइम, ऋतिक रोशन, श्रीदेवी। गिनती लिखना 2 3 4 4 3। अभी रखना पड़ेगा π/8/3π। अरे भाई हाँ ना बोल यार, ये π/8/3π बस एक रटने लीजिए, बाकी सब आपको याद रहेंगे। इतना परेशान क्यों करा, पूरे एक लेक्चर पहले ही बताया था यार। हाँ ना बोल, कोई बुराई। 2 बार खुद लिखेंगे, 2 बार खुद लिखेंगे। और सी किस लिए स्टैंड करता है, टी किस लिए स्टैंड करता है, एच, ये सब आप खुद लिखोगे। और लिख लो सिनेमा टाइम, ऋतिक रोशन, श्रीदेवी। श्रीदेवी जी को नई हीरोइन बताओ। SD, शीला दीक्षित। सनी लियोनी कहां से आ गई भाई? सनी देओल, ऋतिक रोशन, सनी देओल। श्रीदेवी बढ़िया साल है उससे। सरस्वती देवी कौन सी देवी होगा? हाँ, मान लो कि अपन इस तरह की बातें करें। छोड़ो, कल ही करेंगे। अब इसमें जो आधे पौने घंटे पढ़ाऊंगा, फिर आपको मोमेंट ऑफ इनर्जी। पहले तो यहां तक क्लियर है। आज का लेक्चर मैंने सिर्फ सेंटर ऑफ मास के लिए नहीं लिया है। क्या मैंने आगे कब के लिए लिया है? ताकि मैं तेज हो पाऊं। क्या मेरी बात क्लियर है? इसे 3-4 चैप्टर एक साथ कवर करें। मैंने बार बार दोबारा ये एलिमेंट लेना मत पूछना मेरे से। क्या क्लियर है? सारे एलिमेंट एक बार और दोबारा ले लें, बाकी अपना काम वो शीट पूरी रखो पर। एक मिनट, एक ऐसी प्लेट है जो एक तरफ से स्क्वायर है और दूसरी तरफ से सेमी सर्कल। ये साइड ए है, ये भी ए है, ये सेमी सर्कल है। बोलो क्लियर है? आपको सिंपली इसका सेंटर ऑफ मास बताना है सिस्टम का। ये ओरिजिन है। गलत मत करना, फुल टाइम पास सवाल है। सेंटर ऑफ मास बताना। सेंटर ऑफ मास एक प्लेट बनी हुई है ऐसे, जो स्क्वायर है और सेमी सर्कल का कॉम्बिनेशन है। लो जल्दी करो यार प्लीज, ऐसे क्या कर रहे हैं? टाइम पास क्यों कर रहे हैं अपन? अरे यार ये बताओ, आइए 20-20 रुपए तो जल्दी फटाक से। चल 1000 का नोट, 50 का। हाँ चल, तेरी कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी। हाँ पहले बताओ, ये स्क्वायर है, क्या है? डल रेस्पॉन्स क्या है? जो स्क्वायर है उसका सेंटर ऑफ मास तो यहीं पे ही है, ओरिजिन पे। अच्छा मान लो सिग्मा है, अगर प्लेट लेंगे तो सिग्मा लेंगे ना यार। तो बेसिकली M1 मास कहाँ रखा हुआ है? ओरिजिन पे। बोलो क्लियर? M1 मास मानो स्क्वायर का, किसका मानो? तो स्क्वायर का मास कितना हुआ? सिग्मा ए स्क्वायर। अरे डिस्क का सेंटर मास कितनी दूरी पे? 4r/3π। अरे सेमी सर्कुलर डिस्क का सेंटर मास कहाँ होता है? 4r/3π ना? सही तो करना है। सेमी सर्कुलर डिस्क का सेंटर मास कहाँ होता है? 4r/। कुछ याद है? बोलिए। सिनेमा टाइम, ऋतिक रोशन, श्रीदेवी। तो 4r/3π और ये दूरी a/2, तो a/2 प्लस ये दूरी हुई a/2 प्लस 4। अच्छा रेडियस कितना है? a/2 कितना? तो लिखा गया 4a/2/3π। बोल सही की गलत? ये दूरी हुई। अच्छा m2 मास कितना हुआ? m2 मास हुआ सिग्मा इंटू पाई a/2 का होल स्क्वायर इंटू 1/2। यार नहीं आया यार।
नहीं आया। अब यहां से दूरी कितनी होगी, यहां से ओरिजिन से अगर बात करी जाए तो होगी M2L बाई M1 प्लस M2। अब ये बेसिकली दो सेंटर मास वाली बॉडीज बन गई। तुम क्या डर, तुम पागल हो, तुम भी इस सवाल में कंफ्यूज हो, क्या उसमें खास बात है, पागल हो गए बिल्कुल ही। M1 M2 ये A/2 प्लस 4A/2 3 पाई, ये L बन गया, ये M1 बन गया, ये M2 बन गया। तो बताओ यहां से दूरी कितनी होगी, M2L बाई दैट्स इट। अब M2L लिख लो, M2 बेसिकली भी लिखना है सब कुछ आपको, तो सिग्मा पाई A² बाई 8 इंटू A/2 कॉमन ले लो, 3 पाई प्लस 4 बाई 3 पाई बाई टोटल मास यानी कि M1 प्लस M2 यानी कि सिग्मा कॉमन आ गया, A² कॉमन आ गया 1 प्लस पाई बाई 8। हाँ तो आया ही नहीं, हुआ क्या है, सिग्मा A² ने सिग्मा A² को अब सॉल्व कर लो, जो भी आ रहा है, जो भी आंसर है वो है सही है। पाई ने पाई को मार दिया है ना, तो इधर बच गया 16, कितना बच गया 16। उधर से नीचे से एलसीएम में 8 आएगा तो 8 प्लस पाई, तो 16 8 को मार दिया तो नीचे बच जाएगा 2, तो A 3 पाई प्लस 4 अपॉन 2 8 प्लस पाई, कहाँ पे, हाँ ठीक है ना, तो सही था। अच्छा नीचे 3 बचा है, हाँ ठीक है 6 आएगा बस खत्म। तुम्हें आया नहीं आया, अभी टाइम पास, ये टोटल टाइम पास है, पर ऐसे सवाल आ सकते हैं। पेट बना ली मेरे ने, अब मान लो चूजे हो तो उनको 3-4 तुम्हें नहीं कराऊंगा बिल्कुल कंफर्म, ये मान लो अपना आधा घंटा इसी में निकलता है आराम से। कैसे निकलता है सुन ले, बस एक ही सवाल कराया तेरे को, बाकी सवाल तू कर सकता नहीं कर सकता पहले था। कौन सी रॉकेट साइंस है यार, मान लो मैं ऐसे ही बजाय ऐसे लेता क्या सवाल कर सकता था, क्या ट्रायंगुलर प्लेट का तेरे को पता है, यार पता ही नहीं पता। डिफरेंट में कॉम्बिनेशन बनाते जाओ, सवाल नए नए बनते जाएंगे यार, बनेंगे नहीं बनेंगे, कभी रॉड्स के बना लो, किसके बना लो, रॉड्स के सवाल बन जाए। शुड आई टेक सेम टाइप ऑफ इलस्ट्रेशन, ऑब्वियसली आई विल नॉट टेक, बट ऐसे 2-3-4 करो तो आप बच्चे कैलकुलेशन में मरा रहता है, वो करता रहता है, अरे यार हाँ ना बोल, इस सवाल को करने में 5-7 मिनट गए, फिर 2-3 सवाल और तो 5-7 मिनट चले जाएंगे बहुत आसानी से, बट इनमें है कुछ भी नहीं, हाथ का मैल आएंगे आपको आने। एक तो सेंटर मास सारे याद होने चाहिए, सेंटर मास की इंपॉर्टेंस मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। ये दूसरी बात, क्या ये वाले सवाल अपन कर सकते हैं, एक ईमानदारी से ऐसे सवाल लूं कि समझ आ गए, अब आपसे होने चाहिए वो, कैसे भी वो काफी सारे बना सकता हूं, उसमें कोई खास बात तो है नहीं। खैर और कैसे सवाल हो सकते हैं, और सवाल आपके हो सकते हैं कैविटी प्रॉब्लम्स। कौन सी प्रॉब्लम, कैविटी प्रॉब्लम का हालांकि रियल वर्जन मोमेंट ऑफ इनर्शिया में आएगा, किसमें आएगा, बट फिर भी अपन थोड़ा बहुत यहाँ पे लिखो कैविटी प्रॉब्लम्स, लिखो कैविटी प्रॉब्लम्स। इधर एक तेरे को लेट आने की बीमारी है, तो कई बार लेट आता है, ऑटो वाला घुमाता रहता है तो घूमता रहता है। अब अगर अपन को ध्यान है सोच कि भाई इस तरीके से सवाल नहीं, कैविटी प्रॉब्लम इधर सुन, मान लो कि मैं आपसे बोलूं एक सिंपल सा सवाल अगेन, कैविटी प्रॉब्लम्स में है कि उसमें जैसे मान लो एक प्लेट ले लो, आप क्या ले लो, एक स्फीयर कुछ भी ले सकते हो, मान लो इस साइड ले लें अपन, सपोज हम इस साइड ले लें, यम 4 है, कितना 4 है। मान लो कि यहाँ पे अपन एक ऐसे कैविटी काट ले पूरी सिमेट्रिक, जिसका रेडियस a हो, मास सिर्फ इतनी ही जगह हो, मास सिर्फ इतनी ही जगह हो। इसका सेंटर मास कैसे निकालोगे सिस्टम का, सुना है क्या कभी, क्या नेगेटिव मास होता है क्या, नहीं होता नहीं, हम वैसा कंसीडर कर लेंगे, बोलो क्लियर, ऐसे नेगेटिव मास होता नहीं है, ऐसे कुछ जगह यूज करते हैं पर वो कंसेप्ट लाने के लिए, बाकी ऐसे अपन कंसीडर नेगेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह जरूर कंसीडर करते हैं, क्या उस पर चर्चा नहीं करेगी। अपन ऐसे ले लिया 4 है और ये, बोलो सिस्टम क्लियर है एकदम। यहाँ पे क्या मान लें, प्लस सिग्मा और आता है तुम्हें ऐसा, देखा करो, इसे सेंटर मास बताओ, ओरिजिन यहाँ पे, गलत मत करना, ओरिजिन यहाँ पे, बोलो क्लियर। और ये आपकी एक स्क्वायर प्लेट है, 4 साइड की प्लेट है, तो लॉजिकली कि सेंटर मास इधर ही आएगा। करने का तरीका क्या, इसमें पहली बात क्या डिस्क क्या प्लेट है तो सिग्मा मान लिया जाए, सिग्मा कूलम, सॉरी कूलम क्या केजी पर मीटर स्क्वायर, कोई बुराई नहीं, बिल्कुल ऐसे सवाल में इसलिए कूलम बोला आपको बताऊं तो, क्या बिल्कुल कैविटी के बहुत सारे सवाल किस में आएंगे, लेटर स्टैटिक्स। आज से कुछ नहीं पढ़ा रहा हूं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बाद जब
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आएगी तो आप बहुत सारी चीजें उसकी पढ़ाई जाएगी। खैर, अभी ये प्लस सिग्मा, जहां खाली जगह वहां पे क्या मान ली जाए, प्लस सिग्मा एंड माइनस सिग्मा। यार हाँ ना बोल, प्लस सिग्मा एंड डबल रेस्पॉन्स, प्लस सिग्मा एंड माइनस सिग्मा, मतलब जो खाली जगह है वहां पे जीरो है रिलेटिव में, उसको मैं जीरो को क्या मान सकता हूं, प्लस सिग्मा एंड, हालांकि माइनस सिग्मा नामक कोई चीज इमेजिन करी जा रही है कि माइनस मास नामक कोई चीज है। अब हमने प्लस सिग्मा अगर मान लिया तो दिस सिस्टम इज बेसिकली इक्विवेलेंट टू, ऐसा समझ लो कि एक डिस्क है जिसका मास m1 है, कितना है, सॉरी डिस्क है, प्लेट है जिसको पूरा 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 अपन ने ऐसे मान लिया, बोल क्लियर है एकदम। इसका जो मास m1 है उसे लिखा गया सिग्मा इंटू 4a का होल स्क्वायर, बोल सही है क्या, प्लस इसके ऊपर एक डिस्क रख दी गई, इसके ऊपर एक डिस्क रख दी गई जो m2 मास की थी, और वो m2 मास कितना था, माइनस सिग्मा इंटू पाई ए स्क्वायर। गॉट माई पॉइंट, बेसिकली दिस इज इक्वल टू दिस, यानी कि दिस सिस्टम इज इक्वल टू, सिंपल सा अगर अपन देखें तो एक m1 मास और एक m2 मास एक दूसरे से कितनी दूरी पे, a, कितनी दूरी पे, कितनी दूरी पे, तो m1 से ओरिजिन कितनी दूरी पर होगा, ये लिखा कैसे जाएगा, m2a अपॉन m1 प्लस m2, नहीं आया यार भाई, ओरिजिन से आप कितनी दूरी पर होंगे वो दूरी आप निकालोगे, m2a अपॉन m1 प्लस m2। अच्छा, m2 की वैल्यू कितनी है, माइनस सिग्मा पाई ए स्क्वायर इंटू ए अपॉन माइनस सिग्मा पाई ए स्क्वायर प्लस सिग्मा इंटू 16a स्क्वायर। बोल सही गलत, सही कर रहा हूं क्या, सिग्मा ने सिग्मा को मार दिया, ए स्क्वायर ने ए स्क्वायर को मार दिया। ये माइनस क्या सिग्निफाई कर रहा है, हाँ, माइनस पाई ए अपॉन 16 माइनस पाई, यार नहीं आया यार, माइनस पाई ए अपॉन, माइनस पाई ए अपॉन उधर की तरफ। तो मैं मेथड समझ आया, आया नहीं आया, आया नहीं आया। अब अगेन इसमें 3-4 सवाल होते हैं, अगेन बोलो तो एक और करा दूं, इसमें इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये अगर जरा से भी कंफ्यूजन हो तो एक आध और करा दूं, क्लैरिटी एकदम सोच लो। आप मेरे को बोलते सर एक और करा दो, मैं ऐसे गोला बना देता, उस गोले में फिर एक गोला काट लेता, क्या तू सवाल कर सकता है, क्या स्फीयर के अंदर एक गोला काट लो, सवाल कर सकते हो, कहीं पे भी काट लो, वो अपने को आना, और काफी सारे सवाल अपन कैविटी से कर सकते। जैसे याद कर, मैंने एक तेरे को चीज बताई थी, याद कर, ऐसा एक सवाल कराया था मैं तेरे को डिस्क में, शायद सेंटर वहां निकाल, इनर रेडियस या आउटर रेडियस, इसे सेंटर में निकाल सकते हो, निकाल सकते, दो तरीके से निकाल सकते हो, एक तो आर पे जाके डी आर, और दूसरा कौन सा तरीका, क्या यहाँ पे प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा मान ले तो इसका सेंटर मास भी पता होगा, और बोलो पता होगा नहीं पता होगा। मान लो इस तरह का सिस्टम है, देखो ध्यान से, ये कैसे सेंटर मान निकाल सकते हैं, कैसे टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ लेंगे। अभी सब सवाल ऐसे जो आपको मतलब पूरा लेक्चर में आज जो आपको पढ़ाना चालू करा वो पूरा निकाला जाता है, चूजों में निकाला भी जाता है कि भाई कैविटी प्रॉब्लम्स, फिर ऐसी प्रॉब्लम, उनको कोई कैलकुलेशन करानी होती। बाकी रिलेटिव में आपके लिए अगर बात करूं तो मैं कुछ भी कंसेप्चुअली नई चीज नहीं कर रहा, सिर्फ आपको कैलकुलेशन में इधर उधर कर रहा हूं। क्या हम इस प्रकार के सवाल कर सकते हैं, इट कम्स फ्रॉम प्रैक्टिस, कोई खास बात नहीं, ऐसा नहीं कि मुझे कोई उसमें खास ज्यादा आता है, बस ठीक है ज्यादा सवाल करें तो ज्यादा पता है, और कोई उसमें रॉकेट साइंस, शुड आई टेक सम मोर एग्जांपल्स, और बिल्कुल क्लियर है एकदम 110%। क्या हम किसी भी बॉडी का सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं, वेरिएबल हो तो भी निकाल सकते हैं, जनरल चीजों का सेंटर ऑफ मास हमें याद है, बोलो याद नहीं याद है, रिवाइज कर लें एक बार। सिनेमा टाइम ऋतिक रोशन, श्रीदेवी, 2 3 4 कहां लिखेंगे, आखिरी के 3 में 2 3 4, फिर नीचे, फिर पाई 8, सिनेमा टाइम में ठीक है, ठीक है, सिनेमा टाइम ऋतिक रोशन, आर क्या है, आधी रिंग, कौन सी रिंग, पूरी रिंग का तो कोई मतलब, वो आधी रिंग की, पहले तक आप एकदम क्रिस्टल क्लियर है, सारे में पता ही, हमें पता है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो, बेसिक थ्योरी, बेसिकली जो भी थ्योरी पढ़ा रहा हूं ना 15-20 मिनट, वही रिलेटिव में थ्योरी है, बस सेंटर ऑफ मास की, बाकी तो सवाल ही सवाल है डिफरेंट वेराइटीज के, तो अपन करते चलेंगे। देखिए ध्यान से, आजा बटी, क्या कह रहा है, चाय। अगर कोई भी सिस्टम पे नेट फोर्स 0 लग रहा हो तो उसकी क्या चीज रेस्ट पे रहती है, गलत जवाब। सोच समझ के बोला करो, बिना सोचे समझे मत बोला करो।
नेट फोर्स जीरो तो सेंटर मास रेस्ट पे रहता है। क्या जीरो होता है? अगर किसी मैं सुन 10-15 मिनट मुझे पता है बेसिक चर्चा कर रहा हूं, हो सकता है तुम्हें आता हो, पर अगर ये गलती से भी नहीं आता होगा तो आगे पढ़ नहीं पाओगे, इसे बताऊंगा सब कुछ। अगर किसी सिस्टम पे नेट फोर्स जीरो हो, क्या जीरो हो? किसी भी सिस्टम पे नेट फोर्स जीरो हो तो क्या उसका सेंटर मास रेस्ट पे होता है? ऐसा कोई जरूरी क्या जीरो होता है? एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास जीरो। हाँ ना बोलिए। अगर नेट फोर्स जीरो हो तो क्या काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कांस्टेंट? इफ एफ नेट इज जीरो, क्या काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कांस्टेंट? यस और नो? यस और नो? यस और नो? हो सकता है मैं बेवकूफ बना रहा हूं। इफ नेट फोर्स ऑन द सिस्टम इज जीरो देन काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। कितने लोग बोलते हैं यस सर? कितने लोग बोलते हैं यस सर? बहुत ही क्लियर फंडे, मुंह से मार लो, लपड़ पड़ेगी दो। अभी ये चार्ज क्यों दोनों पे नेट फोर्स, दोनों पे नेट फोर्स। अरे इन दोनों पे कुल मिला के नेट फोर्स जीरो है कि नहीं है? है कि नहीं है? नेट फोर्स अगर जीरो है, अगर इन्हें छोड़ दिया जाए दूर भागेंगे नहीं भागेंगे? अभी काइनेटिक एनर्जी कितनी है? बाद में जीरो रहेगी क्या? साले गधेड़े हो गया बिल्कुल। ऐसे मत देख मैं सही पढ़ा रहा हूं, तू गलत सोचता था, मैं क्या करूं? इस सिस्टम में नेट फोर्स जीरो है कि नहीं है? नेट फोर्स जीरो है कि नहीं है? अभी काइनेटिक एनर्जी कितनी है? थोड़ी देर बाद जीरो रहेगी क्या? तो नेट फोर्स तो जीरो है, तो काइनेटिक एनर्जी तो वो बोला था मैंने कुछ नहीं बोला। मैंने बोला काइनेटिक, अगर सिस्टम पे नेट फोर्स जीरो, मेरा स्टेटमेंट सुन ले ध्यान से। मैंने क्या बोला? सिस्टम पे नेट फोर्स अगर जीरो तो काइनेटिक एनर्जी सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। ये पूछा है मैंने। काइनेटिक एनर्जी सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट है क्या? कोई जरूरी नहीं नेट फोर्स जीरो तो काइनेटिक एनर्जी सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट हो, कोई जरूरी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तुम्हारे सामने एग्जांपल लाइए, काइनेटिक कांस्टेंट थोड़ी रह रही है। इंटरनल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू काइनेटिक एनर्जी, इसमें कन्वर्ट हो रही कि नहीं हो रही? ढंग की किताब कभी भी उठाई होगी तो जो स्टेटमेंट मैंने बोला है वो हमेशा फॉल्स ही लिखा हुआ दिखाई देगा आपको, कंफर्म 110%। इसलिए सोचो नेट फोर्स जीरो होगा तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो होगी, ये जरूरी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम कांस्टेंट होगी, ये भी जरूरी। एक मिसकंसेप्शन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज हाफ m टोटल VCOM स्क्वायर। सही गलत? दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। और बच्चा काइनेटिक एनर्जी सिस्टम यहीं से जज करता है। काइनेटिक एनर्जी सिस्टम हाफ m VCOM स्क्वायर नहीं है, दिस इज रॉन्ग। हाफ m1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 V2 स्क्वायर, ये एक बात है अलग अलग। इट्स एंटायरली डिफरेंट गेम, इट्स अ एंटायरली डिफरेंट गेम। ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम नहीं है। काइनेटिक एनर्जी सिस्टम ये है, हर इंडिविजुअल की काइनेटिक एनर्जी जोड़ी जाएगी तब सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी निकल के आएगी। ये हाफ m टोटल VCOM स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी सिस्टम नहीं है, इसका कोई काइनेटिक एनर्जी सिस्टम से लेना देना नहीं है। मैंने जब बोला कि नेट फोर्स इन द सिस्टम इज जीरो तो इस पे फोर्स लगा इधर, इस पे फोर्स लगा इधर, इसका एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, इसका एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, दोनों की काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ रही है। कहां से रही है जब बर्डन बाय एक्सटर्नल फोर्स तो जीरो है? इंटरनल एनर्जी इज कन्वर्टिंग इनटू इट, बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टिंग इनटू काइनेटिक एनर्जी। बट नेट बर्डन बाय, अगर आपको पूछे जाए फाइंड आउट द नेट, जो कार्य करा नेट फोर्स ने वो कितना है? कितना है यार? आवाज नहीं, हाँ ना बोले यार, जो बोला चमका, सोच ले। वो बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी से कन्वर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? स्टेटमेंट सुने, नेट फोर्स अगर सिस्टम पे जीरो हो तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट हो, ऐसा कोई जरूरी। काइनेटिक एनर्जी कैन बी चेंज बाय इंटरनल वर्डन्स या फिर इंटरनल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। मैं 120% अश्योर्ड हूं कि मैं सही पढ़ा रहा हूं। अरे तुम गलत सोचते हो मैं क्या करूं? हाँ ना तो बोलो। 15-20 मिनट जो पढ़ा रहा हूं बेसिक है बिल्कुल, बट वो आना फंडे तो क्लियर होना, बाकी सवाल ही सवाल है सेंटर मास में, और कुछ है नहीं खास। पहली बात लेट मी टेल यू, बिल्कुल सीक्वेंस है। अगर हम बहुत अच्छे से चर्चा करी जाए बिल्कुल लॉजिकली, तो हमने रियलिटी में पढ़ा क्या? RCOM,
व्हाट इज RCOM? M1R1 प्लस M2R2, यार हाँ ना बोल, अप टू सो ऑन अपॉन M1 प्लस M2। अभी सब फंडों पे धीरे धीरे आ जाए, टेंशन ना लेंगे। सिंपल, इसको डिफरेंशिएट कर लो तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आ गई। M1 V1 प्लस M2 V2 प्लस M3 V3 अपॉन M1 प्लस M2। मैं तो कह रहा हूं एक बार और डिफरेंशिएट कर लो। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू M1 A1 प्लस M2 A2 अप टू सो ऑन अपॉन M1 प्लस M2 अप टू सो ऑन। बोलो क्लियर है ना? अच्छा, Fnet बराबर क्या था? Fnet बराबर क्या था? Fnet बराबर था M टोटल इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ। हाँ, ये सत्य वचन है भाई। M टोटल इंटू एक्सेलरेशन ऑफ, बोल यस और नो। शुरुआती में से करती है भाई F बराबर MACOM में ACOM चाहिए होता है, कोई बुराई वाली बात। तो Fnet बराबर MA में A इज एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक। Fnet बराबर MACOM, तो इसको मल्टीप्लाई, ये चीज क्या है नीचे? M टोटल इंटू ACOM क्या हुआ? Fnet क्या हुआ? तो Fnet को दो तरीके से लिखा जा सकता है रिलेटिव में, M टोटल ACOM और M1 A1 प्लस M2 A2 up to so on. Fnet 0 implies ACOM 0, but doesn't imply कि A1 A2 A3 are 0. नहीं आया। Fnet 0 implies what? ACOM 110% 0. But it doesn't imply that A1 and A2 are. इन दोनों पार्टिकल्स देखो, आपके सामने एग्जांपल समझ में आएगा। इसमें जो फोर्स लगा, इसमें जो फोर्स लगा, नेट फोर्स 0। क्या रेस्ट पे? सेंटर ऑफ मास का क्या 0 है? क्या 0 है? एक्सेलरेशन। बट इसका एक्सेलरेशन 0, इसका भी 0, और एक्सेलरेशन 0 नहीं है तो V चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा? बट VCOM चेंज नहीं आया। फिर तो यहां तक कहानी क्लियर है एकदम है, सब कुछ आपके RCOM से निकला हुआ। उसे बस अच्छे समझो, क्या 0 होगा तो क्या नहीं होगा, घिसर पिचर आना चाहिए आपको। बाकी सब आपके कंसेप्ट होंगे छोटे मोटे करके। फिर जो बोला चमका, यार हाँ ना बोल। रियलिटी में आपको देखो पढ़ना मोमेंटम कंजर्वेशन है। मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं आएगा तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं आएगा। मोमेंटम कंजर्वेशन पे अलग सवाल हो सकते हैं। सेंटर ऑफ मास आपको 2 महीने भी पढ़ाया जा सकता है। इनमें सवालों की कोई कमी, इधर से झूला झूला लो, इधर से ब्लॉक लगा दो, इधर से ये इंक्लाइन, खूब सवाल होते हैं, कमी नहीं होती कोई भी, है ना। बट अपने को जाहिर सी बात की, मतलब मान लो मेरे कॉन्फिडेंस है कि क्यों मुझे आता है, तो एक बात क्लियरिटी की, मुझे सवाल की फॉर्मेट पता है और कंसेप्चुअली क्लियर है, ऐसे ऐसे कंजर्वेशन होता है। पहले था जो बोला चमका, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, दैट्स इट। Fnet बराबर M टोटल ACOM M1 M2 M3। अगर मैं बोलूं कि Fnet 0, Fnet, क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, Fnet 0 होता है तभी आपने पढ़ा होगा कि सिस्टम पर Fnet 0 तो क्या कंजर्व होता है, क्या कंजर्व होता है, वही मैं आपको बता रहा हूं। अगर Fnet 0, पहले समझे, Fnet 0 implies what? ACOM 0, but it doesn't implies, बोलो चमका, A1 A2 में भी एग्जाम्पल आपके सामने। अरे यार, अब एक सोच, ACOM 0 वापस यहां ACOM, अगर आप ACOM को बहुत ध्यान से देखो, अगर ये पक्का 0 है भाई साहब, पर अगर ये 0 है तो ये है क्या? बोल है कि नहीं, या डल रेस्पॉन्स, बोल है कि नहीं? दिस इंप्लाइज व्हाट? VCOM constant, and this implies all the particles are moving with constant velocity. No, center of mass is moving with constant velocity. This doesn't imply that all the particles are moving with constant velocity. Okay, in this case all the particles are moving with constant velocity. Maybe the velocities of particles will change because A1 A2 are changed. A1 A2 is there. यार हाँ ना बोल। तो VCOM constant doesn't imply V1 V2 V3. VCOM constant doesn't implies V1 V2 V3 constant. ये नहीं इंप्लाई करता। V1 V2 may change, V1 V2 may change due to presence of A1 and A2. यार that comes from internal forces, that comes from, यार नहीं आया, पक्की बात। मैं फिर कह रहा हूं, जो मैं बोल रहा हूं कोई खास बात नहीं है, बट ये कंसेप्चुअली क्लियर होनी। एक पॉइंट इसमें अपन इधर उधर नहीं कर सकते,
कोई खास बात नहीं, बट नॉर्मल है। VCUM कांस्टेंट, ओके, VCUM कांस्टेंट, VCUM कांस्टेंट को यहां देखो, VCUM कांस्टेंट इंप्लाइज व्हाट, क्या दिस इज कांस्टेंट, बट दैट अगेन डजंट मीन V1 V2 V3 आर कांस्टेंट। यार नहीं आया, VCUM कांस्टेंट इंप्लाइज M1 V1 प्लस M2 V2 अप टू सो ऑन बराबर कांस्टेंट। क्या V1 V2 आर चेंजिंग, क्या V1 V2 आर चेंजिंग? मान लो t = 0 की सिचुएशन, क्या V1 V2 चेंज हो सकते हैं? तो क्या हम बोल सकते हैं कि इंप्लाइज M1 V1 प्लस M2 V2 एंड सो ऑन इज इक्वल्स टू M1 V1 डैश। ये V1 डैश क्या है? क्या कुछ देरी के बाद रफ्तार? यार आवाज नहीं है यार। M1 V1 डैश प्लस M2 V2 डैश एंड सो ऑन, एंड दिस इक्वेशन इज नोन एज व्हाट? मोमेंटम कंजर्वेशन। M1 V1 इज व्हाट? दिस इज इनिशियल मोमेंटम, दिस इज, तो क्या वी कैन से दैट P इनिशियल बराबर P फाइनल व्हेन F net 0, तो ऐसा होता है। F net 0 मतलब एक्सेलेरेशन सेंटर ऑफ मास 0 मतलब VCUM, ACUM 0 मतलब A1 A2 0, ये कोई जरूरी? हाँ ना बोल यार, नहीं आया। VCUM कांस्टेंट मतलब V1 V2 कांस्टेंट, ये कोई जरूरी? इनफैक्ट V1 V2 आर चेंजिंग बिकॉज ऑफ A1 A2, बट हाँ P इनिशियल बराबर P, एंड दैट इज मोमेंटम कंजर्वेशन, एंड दैट इज क्या F net बराबर 0 मतलब काइनेटिक एनर्जी सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट? क्या काइनेटिक एनर्जी सिस्टम में चेंज? क्या काइनेटिक एनर्जी सिस्टम में चेंज? ड्यू टू इंटरनल फोर्सेस, ड्यू टू और इंटरनल वर्क डन, व्हाटएवर यू विल से। पहले तो जो बोला चमका, क्या एक बेसिक क्लैरिटी आई है? उदाहरण जो आपको लगता हो आपको नहीं आता हो जरूर अपने शब्दों में लिखना, मैं कुछ लिखा नहीं रहा हूं, 2-4 लाइन अपने शब्दों में जरूर लिखना। मैं आराम चाय पी रहा हूं, जितने आराम से लिखो, जरा सी भी तकलीफ हो, जरा सा भी कंसेप्चुअल डाउट हो ना, बेझिझक पूछो, मैं वो ढंग से समझाऊंगा और प्रॉपर इलस्ट्रेशन भी दूंगा उसको। लिख लिया तुमने कि नेट फोर्स 0 हो तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट हो, ये जरूरी, ये स्टेटमेंट जरूर लिखें कि भाई नेट फोर्स 0 हो तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम कांस्टेंट हो, ये जरूरी नहीं है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम चेंज हो सकती है ड्यू टू इंटरनल फोर्सेस और इंटरनल वर्क डन, व्हाटएवर यू से। और ये भी लिखना काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम हाफ m टोटल VCUM स्क्वायर नहीं होती है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम हाफ M1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ M2 V2 स्क्वायर होती है। यार देख ध्यान सुने, नेट फोर्स 0 मतलब सेंटर ऑफ मास इज एट रेस्ट, ट्रू और फॉल्स? नेट फोर्स 0 मतलब सेंटर ऑफ मास इज एट रेस्ट, ट्रू और फॉल्स? सेंटर ऑफ मास इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। 0 भी हो सकता है बट मस्ट, बोलो लिखो F net, if F net on the system is 0 then center of mass must be at rest, लिख लो false। If F net on the system is 0 then center of mass is at rest, लिख लो false। लिखो when F net बराबर 0 on the system then center of mass may be at rest or moving with constant velocity, or moving with constant velocity, or moving with constant velocity, or moving with constant velocity। बोलो क्लियर है एकदम? अच्छा एक बात और सिंपल, वही छोटी छोटी बात है। F net बराबर 0 इंप्लाइज ACUM बराबर 0 implies VCUM constant, and this VCUM basically concludes that P initial बराबर P नहीं आया भाई साहब। ये VCUM कांस्टेंट का एक सब टॉपिक मान लो, क्योंकि ऐसा कई बार होता है कि ये सब तो सत्य है ही, बट ये VCUM कांस्टेंट की अनंत वैल्यूज हो सकती हैं।
उन अनंत में से मान लो कि VCUM 0 है, जैसे कि ये सवाल। क्या इस सवाल में बोलूं कि 2 किलो और 4 किलो के 2 पार्टिकल थे जिन पे चार्ज QQ था, दोनों को रिलीज कर दिया गया, बोलो दोनों पे नेट फोर्स कितना था? आवाज नहीं है, कितना था? 0 था नेट फोर्स। सेंटर ऑफ मास की रफ्तार, क्या सेंटर ऑफ मास की रफ्तार होती है m1v1 प्लस m2v2? क्या इनिशियल v1 v2 0 है? तो सेंटर ऑफ मास की रफ्तार कितनी है? 0। क्या इट विल ऑलवेज रिमेन 0? मतलब सेंटर ऑफ मास इज एट, सेंटर ऑफ मास इज एट, उड़ गए तो सेंटर ऑफ मास इज एट या नहीं है? सेंटर ऑफ मास इज एट। तो VCUM इसका स्पेशल केस, ऐसा हमेशा होगा ये जरूरी? अगर ऐसा है इंप्लाइज व्हाट? सेंटर ऑफ मास इज एट रेस्ट। तुझे पुरानी बातें याद कर, जब सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे होता था तो आप कुछ कुछ ऐसी इक्वेशन लगाते थे, m1x1 बराबर, यार भूल गए तुम लोग यार। इस सवाल में मैं आपसे पूछूं 2 kg चला 4 मीटर, बताओ 4 kg। 2 kg चला 4 मीटर, बताओ 4 kg। क्योंकि आपको पता है सेंटर ऑफ मास इज एट, सेंटर ऑफ मास इज एट, सेंटर ऑफ मास इज एट। सेंटर ऑफ मास कब रेस्ट पे रहता है? इफ सेंटर ऑफ मास तब रेस्ट पे रहता है जब नेट फोर्स भी 0 हो और सेंटर ऑफ मास की रफ्तार कितनी हो? कितनी हो? नेट फोर्स 0 तो सेंटर ऑफ मास हमेशा 0 पर हो, ऐसा कोई जरूरी? बट अगर कभी है तो फिर ये सही है, बोल हाँ कि ना। मैं आपसे पूछो, इफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी इज एट रेस्ट, ये सिस्टम, इफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम इज एट रेस्ट, इंप्लाइज मोमेंटम इज कंजर्व्ड। टाइम के लिए होगा ना पूरा। मैं बोलूं कि इफ द सेंटर ऑफ मास of the system is at rest implies momentum is conserved. Yes or no? Yes, sir. If the momentum of the system is conserved, center of mass is at rest. ये समझ में आया? Yes, अरे समझ आया? Yes, अरे आया कि नहीं आया? पक्की बात? नेट फोर्स 0 तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट, नेट फोर्स 0 तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट। VCUM कांस्टेंट मतलब V1 V2 V3 कांस्टेंट। ACUM 0 मतलब A1 A2 A3 कांस्टेंट 0। अरे यार खिचड़ी पूरी अच्छे से याद होनी, कोई बहुत बड़ी खिचड़ी नहीं है, बट अपने को आनी। कब क्या होगा बोलो, क्लियर है एकदम? ये उतार लिया तुमने, लिख लो सेंटर ऑफ मास इज एट रेस्ट, ये पूरी कहानी लिखो इधर वाली, ताकि तुम्हें याद रहे। ये बस थ्योरी इतनी है सेंटर ऑफ मास में, बाकी तुमने सवाल ही सवाल कराने हैं। इसलिए फिर कह रहा हूं, जरा सी कोई तकलीफ हो तो बेशक पूछ लेना, शर्माना मत। लिखो लिखो if center of mass of the system is at rest, if the center of mass of the system is at rest implies momentum of the system is conserved. True or false? Then the momentum of the system is conserved. लिखो true, लिखो true। नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखो, नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखो, if momentum of the system is conserved, if momentum of the system is conserved implies center of mass is at rest, implies center of mass is at rest। True false? False। अब मैं आपको सीक्वेंस समझाता हूं कि हम कैसे सवाल करेंगे। सबसे पहले हम कुछ सवाल करेंगे सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे। किस पे? अच्छा, आपको एक बात और समझनी पड़ेगी, जैसे कभी कभी तो ऐसा होगा कि बॉडी पे हर डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 होगा, कभी कभी ऐसा होगा कि एक्स पे 0 होगा पर वाई में 0। तो आपको ऐसा हो सकता है कि एक्स में मोमेंटम कंजर्व करना पड़े, एक्स में सेंटर ऑफ मास को रेस्ट पे लाना। देख आसान सवाल, सब तरफ 0,
अरे यार हाँ ना बोल। थोड़े अच्छे वर्जन के सवाल जिसमें आपको दिखाई दे कि एक तरफ जीरो है एक तरफ जीरो, तो हो सकता है कि वाई में मोमेंटम कंजर्व ना हो रहा हो और एक्स में सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे और वाई में रेस्ट पे। ये सवालों के साथ आपको फील आएगी। सिंपल बेसिक इलस्ट्रेशन चालू करते हैं। आपने वो बोट वाले सवाल जरूर करे होंगे, करें क्या? तो बिल्कुल आसान से चालू करूंगी, थोड़ा सा ठीक ठाक। वो बॉय और प्लेइंग वाले सवाल करे हुए होंगे। चलो वहीं से स्टार्ट करते हैं। मान लो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। लेट्स कम टू द पॉइंट। बिल्कुल स्टैंडर्ड सवाल बट इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सपोज एक मास है 10 किलो का, कितने का? प्लैंक है जो है करीब 20 मीटर का। कितने का? 20 मीटर लंबा प्लैंक 10 किलो का, कोई फ्रिक्शन नहीं है। यहां पे मान लो अपना एक बालक खड़ा हुआ है, अपना नहीं है किसी और का है, 60 किलो का सुंदर कन्या, 60 किलो की सुंदर कन्या। मान लो ये प्लैंक पे चलती है आगे की तरफ। बोलो क्लियर एकदम पक्की बात? प्लैंक किधर जाएगा? बोलो क्लियर? वही सिंपल सवाल। पहली बात मेरा एक मिनट सवाल एक बात समझे, कंसेप्चुअली समझ में आना चाहिए। सवाल तो मैं पूछ लूंगा, तुम कर भी लोगे कि सुंदर कन्या है बालक जो भी आप ले रहे हो, मान ले सुंदर कन्या है 60 किलो की, मतलब 50 किलो की। सुंदर कन्या 60 की कैसे हो सकती? 50 किलो की क्या सुंदर कन्या प्लैंक पे खड़ी हुई है और प्लैंक पे चल रही है। प्लैंक किधर जाएगा? पहले तो क्यों? अब रियलिटी में यहाँ पे सुंदर कन्या और प्लैंक के बीच में फ्रिक्शन है, वरना सुंदर कन्या चल नहीं पाई। ये बात आपको समझ में आनी पक्की बात। अब वो सुंदर कन्या से पीछे झटका मारी तो प्लैंक किधर जाएगा? और सुंदर कन्या पे नेट फोर्स 0 है। सुंदर कन्या पे नेट फोर्स 0 है, प्लैंक पे नेट फोर्स 0 है। सुंदर कन्या और प्लैंक पे चमका। सवाल की बात बता रहा हूं कंसेप्चुअली। दोनों पे मिला के नेट फोर्स, दोनों की इनिशियल रफ्तार, तो VCOM, तो नेट फोर्स 0 और VCOM 0, मतलब सेंटर ऑफ मास इज एट। क्या सुंदर कन्या का सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे? क्या प्लैंक का रेस्ट पे है? क्या सिस्टम का रेस्ट पे? ये क्लैरिटी आनी। सवाल बिल्कुल छोटा सा ही है, भले कोई खास नहीं, बट कंसेप्चुअली क्लियर होना। अब आपसे सिंपल सवाल क्या पूछा गया वो बता दो। फाइंड आउट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द प्लैंक व्हेन सुंदर कन्या रीचेज द अदर एंड। फाइंड आउट सवाल है फाइंड आउट the distance traveled by the plank when सुंदर कन्या reaches the other end। हाँ कोई नॉर्मल कोई खास बात नहीं, कर सकते हो तुम लोग। अब पहली बात मेरे को सिर्फ ये फील कर रहा था कि देख सेंटर ऑफ मास रेस्ट है इस सवाल में। लेट मी टेल यू, सिंपल सवाल, बहुत लल्लू। ऐसे मैं चूजों को कम से कम 5-6 सवाल कराता हूं, तुम मैं 2 या 3 कराऊंगा। सुंदर कन्या कौन आगे चली तो प्लैंक किधर चला? लो मान लो प्लैंक चला x, कितना चला? अरे तो सुंदर कन्या कितना चली? 20 माइनस x। सेंटर ऑफ मास इज एट रेस्ट, मतलब 50 इंटू 20 माइनस, अरे m1x1 बराबर m2x2 बराबर 10 इंटू x। जीलो ने जीलो को तुम्हें आया तो है ही नहीं। 520 जा 100 माइनस 5x, उधर गया तो 6x, 100 बाई 6, 50 बाई 3 खत्म। क्या बताऊं इसमें, फुल टाइम पास। बट आते हैं सवाल खूब, आप कंसेप्चुअली क्लियर होने खूब है। अब मैं चूजे होता 5, 7, 10 सवाल करता हूँ, थोड़ा सा ठीक करा देता हूँ। तुम्हें समझ आया नहीं है? पहले तो 2 वाले कराओ, 3 वाला करते हैं। बिल्कुल लल्लू नहीं, फिर थोड़ा और अच्छा करेंगे। मान लो कि बोट है 10 मीटर की। बोट इसे लेते हैं कि भाई ये एहसास होता है हाँ भाई पानी है तो फ्रिक्शनलेस चीज है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। यहां पे मान लो एनवी सर है 80 किलो, बोलो क्लियर?
और इधर की तरफ सुंदर कन्या है या स्वाति मैम है, 60 किलो की, दोनों का वेट कम लिखा है। हाँ ना बोल भाई, 60 किलो की, बोलो क्लियर। शादी के पहले की सिचुएशन है। हाँ ना बोल भाई। अब हम दोनों बीच पे मिलते हैं, सॉरी बीच में मिलते हैं। हाँ ना बोल भाई, कहाँ मिलते हैं? शादी के पहले की बात है, बोलो क्लियर, पक्की बात। बताओ बोट कितना चली? वॉट मास बोट का 10 किलो नहीं, थोड़ी भाई 20 किलो। Find out the distance traveled by the boat when both meets in the middle. हम दोनों बीच पे मिले, चलाओ। मान ले, पहले लॉजिकली सोचो बोट किधर जाएगी, पीछे आगे। हालांकि इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं, तुम गलत भी मान लो तो माइनस आ जाएगा, पर लॉजिकली सोचो किधर जाएगी। ऐसा क्यों बोला? मेरा मास ज्यादा है, मैं उसे पीछे धकेल रहा हूं, इसे लॉजिकली। मान लो कि बोट भाई साहब एक्स पीछे चली गई, कितना पीछे? एक्स, तो सेंटर ऑफ बोट का सेंटर भी एक्स पीछे चला गया, तो मैं कितना चला? 5 माइनस एक्स। और स्वाति तो बेसिकली m1 x1 m2 x2 ये बराबर है, जो लेफ्ट में चले उनका एक तरफ, लेफ्ट में कौन कौन चला? बोट और स्वाति। अरे यार हाँ ना बोल, बोट कितना पीछे चली? x, तो 20 इंटू एक्स प्लस 60 इंटू 5 प्लस एक्स बराबर 80 इंटू 5 माइनस एक्स। 0 ने 0 को, 2 ने 3, 4, बोल सही है क्या? x प्लस 15 प्लस 3x इक्वल्स टू 20 माइनस 4x, बोलो सही है क्या? ये 4x, वो 4x, 8x, 8x बराबर 5/8। 5/8 इज करेक्ट, 5/8 मीटर इज करेक्ट, 5/8 मीटर इज करेक्ट। कितनों का परफेक्ट आंसर आए? ईमानदारी से हाथ खड़ा करें। ओहो, डिट्टो सेम एक और कर लो, थोड़े से वीक लगे, जल्दबाजी किस बात की? कोई बोर्ड का कर लेते हैं 3 वाला। हाँ क्या हुआ? नहीं इसमें मुझे समझ नहीं आया। नहीं तेरा ये आया नहीं आया, आगे तो बाहर पूछना है ना, टेंशन में ले, बता दूंगा, चिंता कर रहा है। बिल्कुल एकदम ये 100% सही है, तूने जो कराया वो गलत है अगर आंसर नहीं आ रहा है तो। अरे चमका नहीं चमका, किसी की मदद करो, ये आएगा। हालांकि छोटा तरीका है जो मैंने बताया है। यार तुम लोग यार, मान लो कि भाई साहब वही 10 मीटर 20 किलो की अपनी कौन बोट, मान लो यहाँ पे अपना ब्यूटी खड़ा हुआ है। अरे यार हाँ ना बोल, 80 किलो, और यहाँ पे बीच में सुंदर कन्या। चलो आइटम मान लो, सुंदर कन्या 50 किलो की। ब्यूटी ने सुंदर कन्या को देखा, सुंदर कन्या ब्यूटी को देखा, सुंदर कन्या भागी। मैंने क्यों ब्यूटी दिया है? ताकि कुछ चीजें कॉमन सेंस से समझ में आए। तुम्हें क्या लग रहा है मैं हंसने हंसाने के लिए कर रहा हूँ? साले सुंदर कन्या देख के ब्यूटी की तरफ तो नहीं भागेगी मेरे हिसाब से। क्यों आइटम? आइटम बोली नहीं को फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बोट व्हेन ब्यूटी रीचेस मिडिल ऑफ द बोट एंड सुंदर कन्या रीचेस एंड ऑफ द बोट। एंड आफ्टर दैट सुंदर कन्या जम्प्स। इसके साथ जाने से बढ़िया नदी में कूद के मर जाऊं। सही है, इसमें क्या
पीछे लड़कों आया नहीं तुम्हारा? कितना आया? करूं सवाल मैं करूं? ये मतलब कहने को टफ सवाल कहलाता है, पर इसमें टफ है नहीं कुछ ऐसा कोई खास। डरो मत। ये देख, मान लो कि बोट कितना पीछे चल रही, x, तो ये कितना चला रहे हैं? 5 - x। अच्छा ये कितना चली? ये दूरी x है, मान लो ये सेंटर था, तो ये कितना चली और ये कितना चला? तो दोनों 5 - x ही चले यार। और दोनों किधर चले? राइट। किधर चले? गड़बड़ तो नहीं करा मैंने कुछ भी? तो सिंपल 20 × x बराबर 130 × 5 - x। मेरा डायरेक्ट आ गया है। अरे मैंने 130 क्यों कर लिया? तो दोनों एक ही तरफ चल रहे हैं, बराबर चल रहे हैं यार। अरे चले नहीं चले? अब जो भी से कितना है? 13 भाई। नहीं आया? आया नहीं आया? तुमसे नहीं हुआ? हुआ नहीं हुआ? मैं कह रहा हूं 3 बिठा लो, 4 बिठा लो, बंदर, लंगूर, सुंदर कन्या, ब्यूटी आइटम, कोई भी बिठाओ। हमारे लिए सवाल करना कोई खास बात? हाँ गिना। तुम्हें डर लग रहा है क्या? क्या इस बात का एहसास हो रहा है कि तुम भी 11वीं में जाके टॉपिक पढ़ा सकते हो? जब तक वो नहीं सीखी तब तक सिखाते रहो। अब मान लो वो अपने चूजे होते हैं, तो उनको पहले एक लड़का, फिर उसे धीरे चलाओ, फिर वैसे 2-3 इलस्ट्रेशन कराओ, फिर ये कराओ, फिर 5-7-8 इलस्ट्रेशन बाद ये कराओ, तो खुश होते हैं हाँ समझ आया। क्या उनको क्या नहीं समझ में आएगा भाई? पर जाहिर सी बात है आपको और हमको आसान लग रहा है क्योंकि हम थोड़ा पढ़ चुके हैं। चूजे होते हैं तो उनके लिए थोड़ा सा टाइम। पहले तो आपको एहसास है कि आप इस तरह के सवाल कर सकते हो? थोड़ा सा और लिफ्ट करते हैं स्टैंडर्ड को। कैसे? ध्यान सुने, कैसे देखें। मान लो कि मैं आपको बोलूं कि इंक्लाइंड प्लेन है बड़े एम का, चलो डेटा ले लेते हैं 4 kg का, और मैं कह रहा हूं 37 डिग्री है। बोलो क्लियर है? ठीक। और मैं तो कहूं ये 4 मीटर है टोटल प्लैंक। यहां कोई फ्रिक्शन नहीं, कहीं पे भी इनफैक्ट कोई फ्रिक्शन नहीं है। इस प्लैंक के ऊपर एक 8 किलो का मास रख दिया गया और वो छोड़ दिया गया। क्या ये ब्लॉक नीचे आएगा? और प्लैंक? फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द प्लैंक। प्लैंक या जो भी से वेज बोलो आप। फाइंड आउट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेज व्हेन ब्लॉक रीचेज द बॉटममोस्ट पॉइंट। When block reaches the bottommost point, when the block reaches the bottommost point, सेंटर मास रेस्ट पे है क्या? नहीं है। इसलिए थोड़ा सा लॉजिक लगाना, ऐसा नहीं कि सिर्फ आंसर निकालना ही धर्म है। हर चीज क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। इसमें सेंटर मास रेस्ट पे है कि नहीं है? नहीं। क्या किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रेस्ट पे? कौन सी? वाई में रेस्ट पे? अगर एक्स पे रेस्ट पे, पहला था नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन 0, पक्की बात। नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन, तू ध्यान से देख तो देख, इसका सेंटर ऑफ मास तो हिलेगा ही नहीं वाई में, बट ये अगर नीचे आ जाएगा तो इसका सेंटर ऑफ मास आ जाएगा नीचे। तो सिस्टम ऑफ सेंटर ऑफ मास वाई में नीचे आएगा पर एक्स में कहीं, क्योंकि एक्स में नेट फोर्स कुछ भी। तो बेसिकली सवाल वो था जिसमें सेंटर ऑफ, इनसे पहले वाले सवालों में क्या सेंटर ऑफ मास हर डायरेक्शन में रेस्ट पे था? बट इसमें एक डायरेक्शन में रेस्ट पे, किस पे? एक्स में। वाई में रेस्ट पे, इसलिए सवाल कराया गया है। अरे यार हाँ ना बोल, मेरे को सवाल कराने का पर्पज सिर्फ इतना सा था। फिर इसका एक और अच्छा वर्जन कराऊंगा, अभी चिंता ना करें। पहली बात, सिंपल सी बात कि ये क्लैरिटी आनी चाहिए कि इसमें सेंटर मास रेस्ट पे नहीं है। हाँ एक्स में रेस्ट पे, अगर वो एक्स में रेस्ट पे तो एक्स में मैं जरूर m1 x1 प्लस वो लगा सकता हूं, नहीं लगा सकता। इसका मतलब मान लो प्लैंक कैसे हो गया और ब्लॉक यहां गया। मान लो प्लैंक चला x हॉरिजॉन्टल में, तो ब्लॉक हॉरिजॉन्टल में कितना चला? 4 माइनस। मुझे y में क्या हुआ उससे कोई लेना देना, बट सेंटर मास इज एट रेस्ट इन x डायरेक्शन, यस और नो? तो मैं चुपचाप लिख सकता हूं 1 into 4 minus x बराबर 4x। बोल यस और नो, बोल x की वैल्यू 4/5, यस और नो? सिंपल। बट ये बात समझ में आनी चाहिए कि सेंटर ऑफ मास इज एट रेस्ट ओनली इन विच डायरेक्शन? x। इन विच डायरेक्शन? x। मैं आपसे एक और अच्छा सवाल पूछता हूं इसी तरीके का, देखिए ध्यान से, फिर आपको समझ जाएगा कि अच्छा
बेसिकली मैंने लेवल कैसे बढ़ाया, पहले मैंने वो सवाल कराया जिसमें सेंटर ऑफ मास सभी डायरेक्शन में रेस्ट पे था, थोड़ा सा वो लेवल कर लिया जिसमें सेंटर ऑफ मास एक डायरेक्शन में रेस्ट पे कि सभी में एक डायरेक्शन में, उसका एक सिंपल इलस्ट्रेशन थोड़ा सा और अच्छा, ये भी आपने देखे हुए होंगे इस तरीके से, ये रूडो प्रॉब्लम थोड़ा सा और अच्छा कर रहा हूं, उसको देख ध्यान से। ये भी एनसीईआरटी में ही है, ये देख, डरे नहीं बिल्कुल। मान लो ऐसे, ये जो रॉड है इसमें एक छल्ला फंसा हुआ है, मान लो 1 किलो का, कितने का 1 किलो का, इससे एक ब्लॉक बांध दिया जाए 2 किलो का और बोल दिया जाए कि ये दूरी है 2 मीटर, कितनी है, पक्की बात। अगर सिस्टम को रिलीज कर दिया जाए तो 2 kg कहां आएगा, बोलो कहां आएगा, एकदम पक्का, सोच लो। अब सवाल लिख, फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बीड, फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बीड when string makes an angle of 37 degree with the horizontal, when the string makes an angle of 37 degree with the horizontal, when the string makes an angle of 37 degree with the horizontal, किसको इसको एनर्जी क्यों करेगा, बहुत आसानी से आ जाएगा ये तो। बेटा वो तो वेलोसिटी पूछते तब एनर्जी लगाओ ना, अभी वेलोसिटी पूछी नहीं है मैंने। अलोंग द स्ट्रिंग क्या करेगा, क्या एक्स में, तो वाई में रेस्ट में, वाई में फोर्स है। आप किसी भी इंस्टेंट में देखो तो बीट पे इधर लग रहा होगा नॉर्मल, नीचे लग रहा होगा mg यानी कि 10, इधर लग रहा होगा t और ये 2 kg का 20 इधर। इस पूरे सिस्टम को ध्यान से देखो तो नेट फोर्स ऑन द सिस्टम ऑन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज 0। किसी भी इंस्टेंट में मैंने यही डायग्राम बनाया, बोल सही बनाया कि नहीं बनाया, कंबाइंड वे में। अगर मैंने कंबाइंड वे में बनाया तो पहली बात ये इलस्ट्रेशन में लिया इसलिए क्योंकि पर्टिकुलर सेट जगह मुझे बिठाना चाहता हूं। क्लियरिटी से नजर आ रहा है कि नेट फोर्स इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज व्हाट, टेल रिस्पॉन्स। नेट फोर्स इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज व्हाट, यस और नो। नेट फोर्स इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज 0 एंड इफ द नेट फोर्स इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज 0, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम इज 0, इट मींस के सेंटर ऑफ मास एट रेस्ट इन x, y में रेस्ट पे है, x में रेस्ट पे। क्लैरिटी एकदम। मान लेते हैं कि सिस्टम ऐसा बन गया, ये 2 मीटर था, कुल मिला के यहां से कितना था, तो ये दूरी x चली मान लो, तो ये 37 है, तो 2 cos 37 है 8/5 कितना, तो ये दूरी 8/5, तो ये कितना चला 2 माइनस 8/5 माइनस x, तो 2/5 माइनस x। नहीं आया। अगर ये बीड एक्स चली है तो 2 kg कितना चला है, 2 माइनस कोई चमका ही नहीं, ध्यान से देख सेटअप को, ये 2 है, देख उड़ गए तोते आदों के। ये कितना है पहले बता मुझे, 2 cos 37, तो ये कितना होगा बता, 2 माइनस एक्स माइनस 8/5, 5 2 जा 10, 10 माइनस 8/5 इज 2/5 है। अब क्या ओरिजेंटल में m1 x1 बराबर m2 x2 लगा सकता हूं, लगा लो। 1 इंटू एक्स बराबर 2 इंटू 2/5 माइनस एक्स, 4/5 माइनस 2x 3x, x की वैल्यू 4x/15। हाँ तो वही तो बोला, 4/15 इज करेक्ट आंसर। मेरे हिसाब से आंसर 4/15 है। कितना है, अब शटर मास रेस्ट का अच्छा सवाल है। अच्छा क्या है बोल रहे, थोड़ी सी कैलकुलेशन अच्छा है, मतलब ऐसी बात नहीं।
डिसेंट इलस्ट्रेशन, ठीक है। आया थोड़ी? कितने लोगों का परफेक्टली 4/15 आया था? गुड जॉब। बोलो चमका है अच्छों से? यस। अब इसमें मैं खूब सवाल करा सकता हूं। 37 डिग्री से छोड़ू 53 पे पूछ। अरे पूछ तो कुछ भी सकता हूं ना, मैं कोई दूसरी इसकी तीसरी चौथी वैरायटी नहीं करा रहा। मतलब खूब सारे इससे जो आसान वर्जन था चूजे होते थे। 37 डिग्री में नहीं पूछता पहला सवाल। पहला सवाल पता किसमें पूछता फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बीड व्हेन द स्ट्रिंग बिकम्स वर्टिकल। क्या वर्टिकल कर लेते तो एक चलता है x, तो दूसरे चलता 2 - x। कितना चलता? फिर उसका अपर वर्जन ये होता। इसका एक और अपर वर्जन 37 से छोड़ो 53 पे पूछ लो। अरे करना तो वही है यार। सेम वैरायटी पे 3 सवाल करा सकता हूं मैं। अरे भैया हाँ ना बोल, तुम्हें चमका नहीं, मैंने क्या करता यार? करता अलग अलग मान लेता, लेंथ अलग लेता, ये कर लेता वो कर लेता, तो बच्चा खुश होता। कर तुम्हारे में एक ही कराऊंगा, बोलो चमका। ऐसे वाले सवाल आते हैं, मान लो कभी कभी ऐसे सवाल आता है कि इससे सुनना करो, मतलब एक स्ट्रिंग ले लो, उसके अंदर एक छोटा गोला छोड़ लो, बताओ ये गोला जब नीचे आया तो बड़ा गोला कितना चल लिया? अरे अभी भी सेंटर ऑफ मास क्या है? कौन सी डायरेक्शन में यार? एक बड़ा गोला लो, उसके अंदर एक क्या लो, छोटा गोला छोड़ दोगे तो बड़ा गोला किधर जाएगा? बताओ बड़ा गोला कितना चल जाएगा जब छोटा गोला नीचे आ जाएगा? कहां जाएगा? नीचे। तो अरे यार, तो अगर ये चलेगा x तो वो कितना चलेगा? r - x। कितना चलेगा? फिर से वो वाला इलस्ट्रेशन जिसमें क्या रेस्ट पे रहेगा? सेंटर। एक डायरेक्शन दोनों डायरेक्शन, एक डायरेक्शन दोनों डायरेक्शन। बोलो क्लियर एकदम? तो सेंटर ऑफ मास रेस्ट के सवाल हमने 2 वैरायटी के करे जिसमें सभी डायरेक्शन पे रेस्ट पे हो। ऐसा नहीं है अभी खत्म हो गया हो, वो और मोमेंटम कंजर्वेशन के साथ जुड़ेगा। पहले था जो बोला क्या चमका, क्या डल रिस्पॉन्स आना बोल। फिर था सेंटर मास रेस्ट पे कब रहता है? जब नेट फोर्स 0 हो और सेंटर ऑफ मास की रफ्तार भी क्या हो? 0। यार मुझे लगा ही तुम्हें आया। अपने को क्लैरिटी से ये बात समझ में आनी चाहिए, पक्की बात। अ सिंपल बेसिक इलस्ट्रेशंस मोमेंटम कंजर्वेशन की। बहुत ही लल्लू, मतलब शर्म आ गई पूछते हुए। इधर देख, मान लो मैं आपको बोलूं बम का फटना क्या मोमेंटम कंजर्वेशन है? तो बम में एनर्जी कहां से आ जाती है? मान लो इंटरनल। मैंने इसलिए बोला था नेट फोर्स 0 तो काइनेटिक एनर्जी 0, ये जरूरी। मान लो कोई आया मोटरसाइकिल के अंदर बम रख के चला गया, हाँ ना बोल, तो उसकी इनिशियल रफ्तार कितनी है? 0। रुका हुआ है। बम कैसे फटता है? मैं फट रहा हूं, भाग सको तो भाग लो, बहुत सारे टुकड़े हो उसके, सब इधर से भागे। वो इंटरनल केमिकल एनर्जी है। कौन सी एनर्जी है? इंटरनल केमिकल एनर्जी जो कन्वर्ट हो रही है काइनेटिक एनर्जी में। किसमें कन्वर्ट हो रही है? जाहिर सी बात। अब सिंपल सा उसमें ऐसे आलतू फालतू बात पूछ ले। मान लो कि एक बम रखा हुआ है, ये टाइम पास चाहो तो करना, नहीं तो मत करना यार, छोड़ो इसे। ये 1 किलो, ये 1 किलो, 1 किलो, इसके 3 टुकड़े हुए, ये टुकड़ा इधर भागा, ये एक इधर भागा, ये 5 मीटर पर सेकंड से भागा, ये एंगल 37 है, ये 10 मीटर पर सेकंड से भागा। बताओ इसकी रफ्तार क्या बता सकते हो? एक्स और वाई में क्या कंजर्व्ड है? क्या सवाल कराना चाहिए यार? हाँ ना बोल। बम फूटने में क्या बेसिक क्या मोमेंटम कंजर्व रहता है? हाँ ना बोल यार, कोई बुराई? पक्की बात, सोच ले। ये सवाल कराऊं? चूजे 2-3 सवाल। अगर चूजे होते तो कितने सवाल? मैं कुछ छोड़ नहीं रहा हूं ताकि आप बोलते हाँ सर इसमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ चलो भाई आगे चलो। अरे भाई हाँ ना बोले यार। धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाएगा, अपने आप इलस्ट्रेशन तक होते जाएंगे 2-3 लेक्चर बाद। इन सवालों में कोई तकलीफ? एकदम पक्का? ऐसे 2-3 सवाल कराने की कोई जरूरत? इसका थोड़ा सा परवर्जन, जब बम को फोड़ा जाता है हवा में, कहां फोड़ा जाता है? हवा में, प्रोजेक्टाइल से तो उससे बम फेंका, हवा में फूटा, बड़ूम। कहां फूटा? हवा में बम फूटना करते हैं। ध्यान देंगे इधर, ध्यान से। सिंपल 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 हो जो मटी। सिंपल सा देखो, हवा में बम फोड़ लेते लोग, उसमें भी कौन सी रॉकेट साइंस है? मान लो आपने एक बम फेंका, अब खुद के घर में तो फोड़ोगे नहीं, जब मेरे घर में फोड़ोगे सर। मान लो भाई साहब बम यहां फूटा, पहले बात समझे, मैं आपको सारे समझा रहा हूं, फिर सारे समझा दूंगा, फालतू टाइम पास नहीं करते, फील कर लेते, बात खत्म करते हैं। मान लो एक बम था 2 किलो 4 किलो, जो तुम्हें लेना ले लो यार। ये V0 है, ये एंगल थीटा है, इससे फेंका, ऊपर जाके फूटा। जब ये ऊपर फूटा तो मोमेंटम कंजर्व्ड है कि नहीं है? एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई वाई में मोमेंटम कंजर्व नहीं है। जस्ट बिफोर फूटना और जस्ट आफ्टर फूटना
क्या मोमेंटम किस में कंजर्व है? किस में? वाई में। क्यों? वाई में क्या लग रहा है? बट फिर भी हम वाई में कंजर्व करते हैं। आपने सब सवाल करोगे, आपने ध्यान नहीं दिया, वाई में कंजर्व करते हो जस्ट बिफोर जस्ट आफ्टर, क्योंकि इंपल्सिव फोर्स है। प्लीज सुन लें, आपने गलत नहीं बोला, बट मैं बोलूं कि बम फूटने से पहले और बम फूटने के बाद, जस्ट बिफोर जस्ट आफ्टर। मान लो आपसे मैं बोलूं, जो अभी सवाल पूछा ना मैंने कि इस बम के 3 टुकड़े हुए, मैंने बोला कि एक तो 10 मीटर पर सेकंड से इधर गया, मान लो रफ्तार 10√2 थी, ये एंगल 45 डिग्री था, ये मास 3 किलो था, इसके 3 टुकड़े हुए, एक इधर गया 5 मीटर पर सेकंड से 37 डिग्री पे। अरे यार हाँ ना बोल, आपसे पूछूं कि बताओ तीसरे 1 kg की क्या रफ्तार होगी, तो आपको ध्यान से देखो, तीसरे 1 kg की रफ्तार निकालने के लिए एक्स पे मोमेंटम कंजर्वेशन से काम नहीं चलेगा सर, वाई में भी। बट आप कर भी लोगे और आंसर भी सही निकालोगे, बट क्यों वाई पे कर लेंगे ये समझना इंपॉर्टेंट है। वाई पे करेंगे मोमेंटम कंजर्वेशन, क्यों करेंगे? पहली बात, क्योंकि रियलिटी में आपने बिल्कुल सही बोला कि mg है, बट फिर भी हम वाई में कंजर्व करते हैं जस्ट बिफोर और जस्ट जब बम फूटता है। ऐसे केसेस में जब बम फूटने वाले केसेस हैं, या बुलेट आ रही है, इस तरह की जितनी भी चीजें हैं, उनमें जो इंपल्सिव फोर्स अंदर से जनरेट होता है वो बहुत कम होता है, बहुत ज्यादा। जिसे मैं आपको एक सिंपल सी लॉजिक से समझाता हूं। मान लो मैं आपको बोलूं कि एक बम 2 किलो का था, 2 kg, उसके 1 kg का टुकड़ा हुआ इधर, एक का उधर। प्रैक्टिकल बात बताते हैं, सोच रहे इमेजिन कर कि मान लो 2 किलो का बम है और उसके 2 टुकड़े हुए, तो बम जब फूटता होगा तो किसी पार्टी की रफ्तार कितनी होती होगी? 200 से 300 मीटर पर सेकंड तो होती होगी। अरे 100 तो होती होगी। कितनी होती होगी? फूटने से पहले इसकी रफ्तार कितनी थी? अब कितनी हो गई? मान लेते हैं ये 100 से इधर भागा और ये 100 से। सोच बम फटने में कितनी देर लगती है? अंदाजा लगा फिर भी 0.001 सेकंड, शायद 1 घंटा। अरे हाँ ना बोले यार, मैं आपको सुन, मैं फिर कह रहा हूं, मैं आपको समझा दूंगा, बट आप एक बात समझे, क्योंकि कई जगह आपको दिखाई देगा कि मोमेंटम अंदर नहीं है, फिर भी आप करते हो। उसका लॉजिक समझा रहा हूं मैं आपको, और तो जो मैं आपको समझा रहा हूं इट्स इम्पल्स, इट्स। अब सोच के देख कि 1 kg की रफ्तार, मैं कह रहा हूं 0.1 सेकंड ले लेते हैं अपन, तो 0.1 सेकंड में इसकी रफ्तार मान लो कि 100 हो गई। कितनी हो गई? तो सोच इस पे कितना फोर्स लगा होगा। सोच इसकी रफ्तार अगर 0.1 सेकंड में 100 हो गई, तो 100 बराबर कितना? 100 बराबर नहीं, 100 बराबर 80 a इंटू 0.1। यार हाँ ना बोल, कितना आया? जबकि मैंने 0.1 बहुत बड़ा टाइम लिया, रियलिटी में और भी कम होता है। अरे यार हाँ ना बोल, बट फिर भी कितना एक्सेलरेशन आया? 1000 न्यूटन। मतलब इस पर कितना फोर्स लगा? 1000 न्यूटन 0.1 सेकंड के लिए लगा। अब सोच इस समय 10 kg भी लग रहा होता, कितना लग रहा होता? 10। ये मतलब 10 न्यूटन। 10 न्यूटन किसका? वेट का। 1000 के सामने 0.1 सेकंड में इस 10 की क्या हैसियत है? इसकी कोई औकात। मैं ये नहीं कह रहा कि वो था नहीं, बट फूटने से जस्ट पहले और फूटने के जस्ट बाद, मतलब फूटते वक्त जो इंटरनल फोर्सेस हैं, क्या दे आर वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू द ग्रेविटेशनल फोर्स? क्या वी कैन नेग्लेक्ट ग्रेविटेशनल फोर्स फॉर दैट मूवमेंट? सो वी कैन से कि नेट फोर्स ऑन द सिस्टम इन वाई डायरेक्शन इज ऑल्सो 0। नहीं आया। आप बिल्कुल सही सोच रहे हो कि mg है, मैं मना भी नहीं कर रहा, बट मैं आपसे बोलूं कि सोच लो कि इसको थोड़ा सा ऐसे समझते कि 1 kg ऐसे रख के ऐसे फूटता, तो इस पे नीचे फोर्स लगता 1000 न्यूटन, उस पर भी लगता है 1000 न्यूटन ऊपर, 1010 और 990 में कोई खास फर्क पड़ने वाला। तो अरे यार हाँ ना बोल, रियलिटी में 1000 नहीं 10,000 तक पहुंच जाता है, क्योंकि इंपल्सिव फोर्स होता है। कैसा होता है? तो रियलिटी में जब भी बम ऐसे फूटेगा ना, तो जस्ट बिफोर और जस्ट आफ्टर मोमेंटम इज कंजर्व्ड इन ऑल द डायरेक्शंस। अब आपका मन कहेगा सर mg तो है, क्यों mg कंसीडर नहीं कर रहे हैं? क्या बात सम की है? यार मुझे लगा तो मैं आया कि नहीं आया? अगर ये बम फूटेगा और आपसे इसकी रफ्तार पूछ ली जाए, आपसे इसकी रफ्तार, तो आपको मोमेंटम
एक्स और वाई दोनों में कंजर्व करना, उसके बिना आंसर। तो आपका मन कहेगा सर वाई में क्यों करा, वाई में क्या आपने यहां से लेकर यहां तक करा? नहीं, यहां से लेकर यहां तक मोमेंटम कंजर्व नहीं करा। जस्ट बिफोर फूटना और जस्ट आफ्टर फूटना कंजर्व्ड है यार, उसके बाद भी कंजर्व्ड। कब कंजर्व्ड है वाई में? बेसिक जस्ट बिफोर फूटना और क्योंकि ड्यूरिंग फूटना इंटरनल फोर्सेज इन वाई डायरेक्शन आर वेरी लार्ज एज कंपेयर टू दैट इज वाई वी नेग्लेक्ट ग्रेविटेशनल पुल ड्यूरिंग द फूटना। यार मुझे लगा है तुम्हें आया कि नहीं आया? पक्की बात? थोड़ा थोड़ा समझ आया? पक्की बात? उतार दे एक बार जो मैं कहना कहा उसे अपने शब्द उतार, फिर मैं आपको और बात समझाता। हाँ बोल। F हवा में बम फूटता है तो हम मोमेंटम कंजर्व कर लेते हैं एक्स और वाई दोनों डायरेक्शंस में, जबकि हम मोमेंटम कंजर्वेशन कर लेते हैं एक्स एंड वाई दोनों डायरेक्शन में, जबकि वाई डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल पुल है। पर हम ऐसा कर सकते हैं, पर हम ऐसा कर सकते हैं, पर हम ऐसा कर सकते हैं क्योंकि इंटरनल फोर्सेज इन वाई डायरेक्शन आर वेरी लार्ज, इंटरनल फोर्सेज in y direction are very large as compared to gravitational pull during Futna. Therefore, we can neglect. Therefore, we can neglect. Therefore, we can neglect gravitational pull. Therefore, we can neglect gravitational pull just before and just after Futna. Just before and just after Futna. That is why we conserve. That is why we conserve momentum in all the direction just before and just after Futna. That is why we conserve momentum just before and just after Futna. Just before and just after Futna. खैर ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई, कल फिर आगे चलेगी। कुछ कुछ बात चमकी तो अपन बेसिक से होते हुए आगे बढ़ेंगे। कल इस कहानी को फिर से आगे बढ़ाया जाए। हमने बम फोड़ने वाला सवाल करा था, कौन सा? हम बोले थे बम फोड़ते हैं तो जस्ट बिफोर जस्ट आफ्टर मोमेंटम इज कंजर्व्ड इन ऑल द डायरेक्शंस। ऐसा क्यों होता है बोलो? चमकाया था क्योंकि जो बम फूटने का इंटरनल फोर्स है दैट इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू द ग्रेविटेशनल पुल। तो हम जस्ट बिफोर और जस्ट आफ्टर हर डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व। ऐसी बात आपके लिए कई जगह आगे आएंगे। जैसे मान लो ऐसा अपन कर लेते हैं, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया बाबा। अगर अपन एक सिंपल सी बात पूछे, मान लो अपन एक सिंपल से सवाल पूछता हूं मैं आपसे कि सिंपल सवाल क्या, तुम्हें फालतू टाइम पास नहीं करते हैं, सवाल क्या पूछा बात समझाता हूं। ठीक है, कल वाली कहानी, मान लो बम फूटा, मैं कह रहा हूं बम के बहुत टुकड़े हो गए, अनंत टुकड़ा, क्या 5 टुकड़े हो गए, 10 टुकड़े हो, वॉट एवर इट इज। बम फूटने से पहले बम पे कितना फोर्स लग रहा था? mg।
बम फूटते वक्त नेट फोर्स बम पे अभी भी mg। बम पे फूटते वक्त नेट फोर्स, फूटने के बाद तो नेट फोर्स ऑन, हाँ हाँ सही है, ध्यान से देखें। मैं कह रहा हूं बम नहीं फूटता, बम साला फुस बम तो यहां गिरता यार, हाँ ना बोल, यहां गिरता। मैं कह रहा हूं अब फूट गया, दूसरा लेगा अरे यार हाँ ना बोल, अब बम फूट गया। अरे बट यार नेट फोर्स तो बम पे पहले जितना था उतना ही है। बम फूटा तब भी इंटरनल फोर्सेस सभी दूसरे कैंसिल आउट करते हैं, वो बात अलग, बट है तो नेट mg। नेट फोर्स में क्या चेंज आया? बम फूटा या नहीं फूटा, बम फूटे या ना फूटे, नेट फोर्स पे क्या फर्क पड़ा है? तो सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन पे क्या फर्क पड़ा? तो उसके पाथ पे कोई फर्क, तो सेंटर ऑफ मास यही फॉलो करेगा।